नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास ऑनलाइन स्टडी ऐप पर। हम लोग हाजिर हैं आपके सामने। 6 फरवरी को हमने जो पेपर लिया था उसका सॉल्यूशन लेकर के व्याख्या सहित हम लोग इन उत्तरों पर बात करेंगे यहाँ पर। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं एक एक क्वेश्चन पर। तो सबसे पहला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जिस वक्र में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में क्रम से मंद होती है उसे कहते हैं। देखो यहाँ पर दोस्तों क्या आया कि प्रारंभ में सीखने की जो गति है वो कैसी है, प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र है और बाद में क्या हो जाती है, मंद हो जाती है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये होता है नकारात्मक वक्र। और नकारात्मक जो वक्र है उसको कहा जाता है उन्नतोदर वक्र। मैं थोड़ा सा आप लोगों को इसको स्पष्ट कर देना चाहता हूं। नतोदर जो होता है वो सकारात्मक होता है और उन्नतोदर जो होता है वो नकारात्मक होता है। सिंपल सा देख लीजिए, ये आकृति बनती है इस तरीके से। तो जो लाइन के नीचे होगा, जो लाइन के नीचे बन रहा है वो होगा, लाइन के नीचे जो बनता है वो होता है नतोदर और लाइन के जो ऊपर बनेगा वो होगा उन्नतोदर। तो देखिए, इस तरीके से आप लोग जानते हैं कि ये जो वक्र बनेगा ये किस तरीके से बनेगा, ये आपका इस तरीके से ऐसे बनेगा। तो अगर हम बेस लाइन खींचते हैं तो लाइन के कहाँ आ रहा है, ऊपर आ रहा है। और जो लाइन के ऊपर आता है वो होता है उन्नतोदर। उन्नत है उदर जिसका वो होगा उन्नतोदर, और नतोदर नीचे है उधर जिसका वो होगा नतोदर। तो नतोदर जो होता है उसकी आकृति आप लोग जानते हैं किस तरीके से होती है, ऐसे होती है। इस पे बेस लाइन खींचेंगे आप तो ये कहाँ आएगा, ये लाइन के नीचे आएगा। और ये कहाँ आ रहा है, लाइन के ऊपर आ रहा है। तो ये कैसा है, ये नेगेटिव है। तो उन्नतोदर जो होता है वो ये होता है। क्लियर। अब आया यहां पर आपका कि सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है, यानी इनमें से कौन सा एक सीखने के बारे में सही है, उसके ऊपर हमें यहां पर बात करनी है। तो देखिए, सीखना एक निष्क्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया है, यह सही नहीं है। सीखना शिक्षार्थी के पूर्ण ज्ञान पर आधारित नहीं है, यह भी सही नहीं है। सीखना कौशल के संचय के समान है, यह भी सही नहीं है पूरी तरीके से। फिर सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती हैं, यस, ये आपका ऑप्शन सही है। तो सीखने को सामाजिक जो क्रियाएं होती हैं वो सुविधा प्रदान करवाती हैं। अगर सामाजिक क्रियाएं इजीली होती हैं तो सीखना आसान हो जाता है। देखिए, अब चलते हैं आगे। हम लोग आगे बात करें निम्न में से कौन सीखने के सही स्तर है। देखिए, सीखने का सही जो स्तर है उसकी बात यहां पर की जा रही है। तो इसमें आप लोगों को मैं पहले ही थोड़ा सा बता दूं, आप लोग जानते हो कि तथ्य जो होते हैं वो मिलकर के क्या बनाते हैं, सूचना बनाते हैं। और बहुत सारी सूचनाएं जो मिलती हैं तो ज्ञान बनता है, और जब ज्ञान हो जाता है तो बोध होता है, और बोध होने के बाद में क्या होता है, प्रज्ञान होता है। ठीक है। तो इनको इसी क्रम में आप लोग देख लीजिए कि कहां आपका इस जो है उसका प्राप्त हो रहा है। तो तथ्य से ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, तथ्य से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, सूचना भी नहीं है, बोध भी नहीं है, प्रज्ञान भी नहीं है। तथ्य, सूचना, बोध, ज्ञान प्राप्त करना और प्रज्ञान ये भी नहीं है। देखिए, तथ्य से क्या बनती है, सूचना, सूचना से ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान से बोध होता है, बोध से प्रज्ञान होता है। यस, ये जो ऑप्शन है वो आपका क्या है, इसमें सही है। यानी तथ्य मिलकर के सूचनाएं बनाते हैं, सूचनाओं से ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान जब हो जाता है तो बोध हो जाता है, समझ में आ जाता है, और फिर प्रज्ञान उसको हम दूसरी तरफ फैला देते हैं, दूसरे लोगों को ज्ञान उसको देते हैं, तो होता है प्रज्ञान। अब आया यहां पर कि पुरस्कार के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी ऐसा कौन सा कथन है जो पुरस्कार के संदर्भ में सही नहीं है। तो आप यहां पर देखें कि रिश्वत का एक प्रकार है, ये गलत है। ये एक वांछनीय व्यवहार में वृद्धि करता है, ये तो सही है। ये एक रुचिकर उद्दीपक है, ये भी सही है। ये अनुक्रिया को दृढ़ करने के लिए दिया जाता है, ये भी सही है। तो यहाँ पे पूछा कौन सा सही नहीं है, नहीं है तो ये नेगेटिव है। इसका मतलब ये इस प्रश्न का जवाब है। हमेशा नेगेटिव अप्रोच के जो क्वेश्चन होते हैं उसका जो ऑप्शन होगा वो भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसको पहचानने का सीधा सा तरीका होता है कि 3 ऑप्शंस ऐसे में पॉजिटिव होंगे और 1 ऑप्शन ऐसे में क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर। बढ़ते हैं, देखिए आगे। तो आगे आया कि समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता का संप्रत्यय किसने दिया। देखिए, लक्ष्य प्रवणता आप लोग जानते हैं कि हल का प्रबलन या पुनर्बन जो सिद्धांत है उसका एक नाम होता है लक्ष्य प्रवणता सिद्धांत। इसका एक नाम है ये लक्ष्य प्रवणता सिद्धांत, यानी कि गोल गार्डियन थ्योरी। और जो गोल गार्डियन थ्योरी है वो किसकी है, वो आप लोग जानते हैं हल की है। तो जवाब क्या हो गया, इसका हल। तो लक्ष्य प्रवणता का जो संप्रत्यय है गोल गार्डियन, ठीक है ना, यानी किसी गोल को ऑब्जेक्ट करके बिहेव किया जाता है, व्यवहार किया जाता है, वही लक्ष्य प्रवणता होती है। अगर आप
YouTube पर या फिर आप लोगों ने हमारे प्रयास ऑनलाइन स्टडी ऐप पर अगर आपने अधिगम के वीडियोस देखे हैं तो आप देखिएगा हमने जो हल का पुनर्बन सिद्धांत है उसका उपनाम बता रखा है एक लक्ष्य प्रवणता सिद्धांत, और ये लक्ष्य प्रवणता सिद्धांत उपनाम किसका है? हल के प्रबलन या पुनर्बन सिद्धांत का है। अब आया कि RTE 2009 की मुख्य धाराओं को सुमेलित कीजिए, या इसको क्या करवाना है? आपको मैच करवाना है। मैचिंग टाइप क्वेश्चन है तो आपको क्या करवाना है? इसको मैच करवाना है। तो देखो धारा 21, ठीक है, यहां बात हो रही किसकी? धारा 21। तो धारा 21 जो है वो किससे जुड़ी हुई है? तो धारा 21 जुड़ी हुई है किससे? इस शाला प्रबंधन समिति से जुड़ी हुई है, ठीक है। फिर है आपका धारा 3, और धारा 3 जो है वो जुड़ी हुई है किसके साथ? धारा 3 जुड़ी हुई है आपकी निःशुल्क एवं शिक्षा का अधिकार जो है इसके साथ में जुड़ी हुई है। फिर आता है धारा 12, और धारा 12 जो जुड़ी है वो जुड़ी है निजी विद्यालय में सीटों का आरक्षण। फिर धारा 30, और धारा 30 जुड़ी है इसके साथ। तो अब देख लीजिए आप ये किस में मैच हो रहा है? ये मैच हो रहा है आपका इसमें, ठीक है। तो इसका जो जवाब है वो क्या होगा? ये 4 नंबर। क्लियर? अब देखिए आगे बात करें हम लोग यहाँ पर अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, सफलता के जैसी दूसरी सफलता नहीं है, इस कहावत का अनुप्रयुक्त किए जा सकने वाला नियम है। सफलता ही सफलता का आधार है, यानी सफलता ही सफलता का आधार है। तो यहाँ पर बात हो रही है प्रभाव की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर प्रभाव का नियम होगा। ऐसे एक प्रश्न इस तरीके से भी है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, ये थॉर्नडाइक का कौन सा नियम? तो ये भी क्या होता है? प्रभाव का नियम। दूध से जल गया तो अच्छा प्रभाव उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए जो भी सफेद चीज देखता है उसके ऊपर क्या करता है? फूंक मारता है। क्या पता भैया दूध हो और मुंह जल जाए तो सफलता ही सफलता का आधार है। इसमें भी क्या है? प्रभाव का नियम है। जब आपको सफलता मिलती है तो आप आगे और सफलताएं प्राप्त करने के लिए क्या होते हो? प्रेरित होते हो। तो सफलता ही क्या है? सफलता ही सफलता का आधार है। अब आया कि सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज्यादा समय लेती है। ये विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। ये किस सिद्धांत को दर्शा रहा है? कि जो सीमा जो है वो जल्दी सीख रही है और जो ये लीना है वो देरी से सीख रही है। इसका मतलब दोनों में क्या है? अंतर है। तो ये व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत जो है वो यहाँ पर प्रतिपादित हो रहा है। तो देखिए लिखा है यहाँ पर व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। आप लोग जानते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत कहता है कि दो लोगों का विकास एक समान गति से नहीं होता है, बल्कि उनके विकास में क्या होती है? विभिन्नता होती है। तो इसका जो विकास है वो तेजी से हुआ है तो ये जल्दी सीख लेती है, और उसका विकास धीमी गति से हुआ है तो उसको सीखने में क्या लगता है? समय लगता है। क्लियर? अब देखिए आगे। अब आया व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए। बात हो रही है विद्यालयों की। कैसे विद्यालय होने चाहिए और किन को पढ़ाने के लिए होने चाहिए? व्यक्तिगत विविधता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए कैसे विद्यालय होने चाहिए? तो देखो यहाँ पे लिखा है कि विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार, विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। इसका मतलब समझ में आया? इसका मतलब यह है कि जो बालकों की जो विविध अधिगम आवश्यकताएं होती हैं उनके अनुसार विभिन्न जो शिक्षण अधिगम प्रविधियां हैं उनका प्रयोग करने में, यानी जैसी बच्चे की आवश्यकता है उसके अनुसार शिक्षण विधियों का प्रयोग करने वाले टीचर्स होने चाहिए, ट्रेन टीचर्स होने चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित होना चाहिए। देखो यहां पर सिर्फ विशिष्ट आया, फिर आया बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित होना चाहिए। समरूप शब्द यहां पर आया। फिर व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत करने की कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा सके। ये इसका जवाब जो है वो ये है दोस्तों, क्योंकि यहां पर क्या आया कि व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब ही होता है कि हर बालक दूसरे बालक से क्या होता है? अलग होता है। तो हर बालक की अपनी अपनी योग्यताएं, क्षमताएं, रुचियां होती हैं। तो उनकी अलग अलग योग्यताओं, क्षमताओं, रुचियों के अनुसार क्या किया जाए? उनके लिए एक समग्र रूप से विभिन्न प्रकार की जो शिक्षण विधियां हैं का चयन करके पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित होना चाहिए। तो इसका जवाब क्या है? ये विशिष्ट व्यक्तिगत विविधता का मतलब तो हो गया केवल पर्टिकुलर, जो हम लोग पढ़ते हैं एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस, यानी कि विशिष्ट या अपवादात्मक बालक। तो विशिष्ट या अपवादात्मक बालकों की बात नहीं हो रही है, यहां पर बात हो रही है किसकी? व्यक्तिगत विविधताओं की बात हो रही है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात यहां पर हो रही है। अब चलते हैं आगे अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है?
ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है, यानी विद्यालय क्या सहयोग दे सकता है कि व्यक्तिगत जो विभिन्नताएं हैं उसके अनुसार बालकों को पढ़ाया जा सके, उसको ध्यान में रखा जा सके। तो देखिए बात करते हैं, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और विद्यार्थियों को सीखने के लिए अनेक अवसर उपलब्ध करवाना। दूसरा है शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपयोग करना। देखो उपाय करना, अब यहां पर हम देखें व्यक्तिगत विभिन्नताएं कभी भी समाप्त नहीं हो सकती है, यहां पर क्या है, समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करना, तो व्यक्तिगत विभिन्नताएं कभी भी समाप्त नहीं होंगी, ठीक है, तो यह सही नहीं है। फिर धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालय में भेजना, यह भी सही नहीं है, क्योंकि जो बच्चा धीमी गति से सीख रहा है उसको हम मुख्य धारा में ला सकते हैं, उसको मुख्य धारा में जोड़ सकते हैं। सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या, यह भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ बालक कमजोर होंगे, कुछ बालक होशियार होंगे, तो सबके लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या सही नहीं है। तो इसका जो जवाब है वो ये है कि बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना, बालक को ध्यान में रख करके क्या करना, पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने क्या करना, अनेक अवसर प्रदान करवाना। तो इसका जो जवाब है वो ये होगा। क्लियर? अब बात करें हम लोग यहां पर शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से क्या शिक्षक के कार्य नहीं माने गए। देखो क्या शिक्षक के कार्य नहीं माने गए हैं, यानी इनमें से ऐसा कौन सा कार्य है जो शिक्षक का नहीं माना गया है। तो देखो यहां पर पहला है एक निश्चित समय में पाठ्यक्रम को पूरा करना, ये काम होता है टीचर का। शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन अभ्यास करना चाहिए, विद्यालय के लिए नियमितता बनाए रखना चाहिए, समय को पाबंद होना चाहिए, ये भी होता है। बालक की अधिगम क्षमता को समझकर उसकी प्रगति के बारे में अभिभावकों को अवगत कराए, ये भी उसका काम है। तो देखिए यहाँ पर क्या नहीं है, यहाँ पर ये नहीं है कि शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन अभ्यास करना चाहिए, ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। क्लियर? अब चलते हैं हम लोग यहाँ पर अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, कृतिका अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती है लेकिन विद्यालय में वह काफी बातचीत करती है, ये दर्शाता है। देखो घर में कम बात करती है और विद्यालय में ज्यादा बात करती है, तो ये क्या दर्शाता है? कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, ये तो हम नहीं कह सकते। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है, शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। तो देखिए इसका जो जवाब वो ये है कि कृतिका जो है उसके विचारों को विद्यालय में क्या होता है, ज्यादा मान्यता मिलती है, यानी उसके विचारों को वहां पर ज्यादा तवज्जो दी जाती है, ज्यादा महत्व दिया जाता है, इसलिए वो खुल करके क्या करती है, वहां पर अपने विचारों को प्रस्तुत करती है। और घर पर उसके विचारों को दबा दिया जाता है या उसको बोलने का मौका नहीं दिया जाता है, इसलिए वो वहां पर बातचीत कम करती है। अब आया यहां पर विभिन्न मुद्दों और विमर्शों पर उनके लिए कारण प्रस्तुत करते हुए बच्चों को अपनी व्यक्तिगत राय को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले प्रश्न किसको बढ़ावा देते हैं। देखो यहां पर क्या आया, विभिन्न मुद्दों और विचार विमर्शों पर उनके कारण प्रस्तुत करना, यानी विचार विमर्श करना, कारण प्रस्तुत करना। तो ये किस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देते हैं? तो अभिसारी चिंतन, ठीक है, जानकारी का पुनर्स्मरण। अभिसारी चिंतन आप लोग जानते हैं एक ही बिंदु पर गहराई से चिंतन करना, तो ये यहाँ पर संभव नहीं है। जानकारी का पुनर्स्मरण भी नहीं है, बच्चों का मानकीकृत आकलन भी नहीं है, ये विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन है। यस, क्योंकि यहाँ पे लिखा है क्या, मुद्दों विमर्शों पर कारण प्रस्तुत करते हुए बच्चों को अपनी व्यक्तिगत राय व्यक्त करने के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये होगा 4 नंबर। क्लियर? अब चलते हैं आगे हम लोग। यदि एक शिक्षक का यह विचार है कि लड़कियों को भिन्न प्रकार की शिक्षा देने की आवश्यकता है जो बेहतर पत्नी और मां बनने में उनकी मदद कर सके, तो इस प्रकार का विचार है। तो इसमें देखो क्या है कि लड़कियों के प्रति सामाजिक अभिवृत्ति को चुनौती देता है, ये सही नहीं है। ये प्रदर्शित करता है कि शिक्षक सामाजिक दृष्टिकोण को परिवर्तित नहीं कर सकते और नहीं करने की कोशिश करनी चाहिए, ये भी गलत है। लड़कियों के लिए लाभकारी है और समाज द्वारा दी गई भूमिकाओं को बेहतर तरीके से निष्पादित करने से उनकी मदद करेगा। लिंग पूर्वाग्रह को बढ़ावा देता है और लड़कियों की क्षमताओं को सीमित करता है। यस, इसका जवाब यही है कि ये जो शिक्षक के विचार हैं वो क्या व्यक्त कर रहे हैं, लिंग पूर्वाग्रह को व्यक्त करते हैं। ये लड़कियां सिर्फ घर का काम धाम संभालने के लिए होती है, सिर्फ यहां पर लिखा है ना मां बनने के लिए या फिर यहां पर बेहतर पत्नी बनने के लिए होती है और उनका काम नहीं है। तो यहां पर सीधा सा है कि लिंग पूर्वाग्रह को बढ़ावा देता है और लड़कियों की जो क्षमता उसको क्या करता है, सीमित करता है। यस, ये इसका जवाब है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न है अंतर्मुखता बहिर्मुखता व्यक्तित्व का लक्षण निम्न के द्वारा प्रस्तावित है। देखिए यहाँ पर अंतर्मुखता बहिर्मुखता व्यक्तित्व के लक्षण की बात हो रही है, तो ये किसका है, यहाँ पर हैंस आइजेंक का। आप लोग जानते हैं कि हैंस आइजेंक जो है उन्होंने व्यक्तित्व के 3 आयाम बताए हैं जिनको सुपर फैक्टर नाम दिया जाता है। ठीक है, एक तंत्रिका तापिता बनाम सांवेगिक स्थिरता, दूसरा जो होता है वो होता है आपका अंतर्मुखता, और तीसरा जो होता है वो होता है आपका परायाम की क्रियाएं। ठीक है ना, तो इस तरीके से 3 आयाम उसके बने हुए हैं। तो ये जो है ये किसके द्वारा प्रतिपादित है, ये हैंस आइजेंक के द्वारा प्रतिपादित है। अब चलते हैं हम लोग आगे अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि व्यक्तित्व मापन का शाही धब्बा परीक्षण। आप लोग जानते हैं शाही धब्बा परीक्षण यानी कि IBT इंक ब्लॉट टेस्ट किसका, हरमन रोशार का। और किस प्रकार का टेस्ट है ये आप जानते हैं कैसा है ये प्रक्षेपण परीक्षण होता है, प्रोजेक्टिव टेक्निक होती है जिसमें कार्ड होते हैं और जिनके ऊपर शाही के धब्बे लगे होते हैं और उनके ऊपर आकृति पहचान करके व्यक्तित्व का पता लगाया जाता है। तो ये होता है प्रोजेक्शन टेक्निक्स। अब देखिए आगे बढ़े हम लोग यहाँ पर। तो अगला है कि थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। तो देखिए आप लोग जानते हैं थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार का व्यक्तित्व बताया। एक बताया सूक्ष्म विचारक, ठीक है, एक क्या बताया था, एक बताया स्थूल विचारक, और एक जो बताया है वो बताया है प्रत्यक्ष विचारक। ऐसे 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताते हैं कौन, थॉर्नडाइक। तो आप देख रहे हैं कि इनका जो वर्गीकरण है वो वर्गीकरण किस पे आधारित है, ये चिंतन और कल्पना पर आधारित होता है। ठीक है, आप लोग जानते हैं सूक्ष्म विचारक छोटी छोटी बातों पर चिंतन करने वाले, स्थूल विचारक महत्वपूर्ण या बड़ी बातों पर चिंतन करने वाले, और प्रत्यक्ष विचारक जो चीजें सामने हैं उनके ऊपर चिंतन करने वाले। अब आया दोस्तों अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है कि फ्राइड की अनुशंसित व्यक्तित्व की बनावट के अनुसार, ठीक है, निम्न में से कौन मूलभूत तीव्र इच्छा के उठने के साथ ही तुरंत तथा अनैच्छिक रूप से सभी नियम, जीवन की सत्यता तथा नैतिकता की अवहेलना करते हुए संतुष्ट करता है। तो आप लोग जानते हैं इड, ईगो और सुपर ईगो। तो इड जो होता है वो किसी प्रकार की नैतिकता, सामाजिकता को स्वीकार नहीं करता, केवल किस पे बल देता है, प्लेजर पर बल देता है। तो यहाँ बात किसकी हो रही है, नियम, जीवन की सत्यता, नैतिकता की अवहेलना। तो आप जानते हैं इसका जवाब होगा इदम यानी कि इड। क्लियर। अब चलते हैं आगे हम लोग। फिर आए निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अंतर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है। देखिए अंतर्मुखी व्यक्तित्व का लक्षण नहीं है तो आत्मकेंद्रित होता है अंतर्मुखी, रूढ़िवादी भी होता है, दब्बू भी होता है, सामाजिकता जो है वो इसका लक्षण नहीं है। सामाजिकता किसका होता है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का लक्षण होता है। तो इसका जवाब जो है वो ये हुआ। अब आया कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है, उसमें चेतन के 3 स्तर होते हैं। तो आप लोग जानते हैं यहाँ चेतन की बात की जा रही है, ठीक है, पानी के ऊपर तैरते हुए बर्फ के टुकड़े की बात की जा रही है। तो आप लोग जानते हैं कि सारे जो विचार हैं वो सिगमंड फ्राइड के मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत में प्रतिपादित किए गए हैं। तो सीधा सा इसका जो जवाब है वो है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। अब बढ़ते हैं देखिए आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि RT 2009 के अनुसार कौन से कथन सत्य है, कौन से कथन सत्य है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें आपको छांटना है कौन कौन से कथन सही है और कौन कौन से कथन गलत हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग देखें कि उच्च प्राथमिक स्तर पर कार्य दिवस 220, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के घंटे 800, प्रति सप्ताह प्रति अध्यापक शिक्षण घंटे 45, और प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र अनुपात 1:35। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पहला सही है, ठीक है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। तो 1, 2, 3 जो है वो सही है और ये 1:35 जो है वो सही नहीं है। ठीक है, तो इसका जवाब क्या हुआ, इसका जवाब होगा ये। अब आया कि फ्राइड के मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत के लैंगिक अवस्था। देखो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन था, आप में से बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने इसके ऊपर आपत्ति बताई थी। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो लैंगिक अवस्था है, इस लैंगिक अवस्था का अभिप्राय यहाँ पर जेनिटल स्टेज से है। जेनिटल स्टेज यानी कि जननेंद्रिय अवस्था। तो फ्राइड की जो जननेंद्रिय अवस्था है वो इरेक्शन की किस अवस्था के समान होती है। तो आप लोग जानते हो कि फ्राइड की जो जननेंद्रिय अवस्था होती है वो इरेक्शन की कौन सी अवस्था, ये इरेक्शन की जो आपके ऊपर इसमें जो देख रहे हैं आप लोग, पहचान बनाम भूमिका यानी किशोरावस्था से जुड़ी होती है। तो पहचान बनाम भूमिका जो है वो इसका उत्तर है। क्लियर।
अब चलते हैं हम लोग आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला लिखा है कि बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक है। देखो बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, तो बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। क्लियर। अब आता है यहाँ पर एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए, देखिए क्या लिखा है, विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, तो किससे प्रभावित है? देखो क्या लाया, विभिन्न अधिगम शैलियां हैं और विविध प्रकार के कार्यों का उपयोग करती है, तो कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत का इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का भी कोई लेना देना नहीं है। पियाजे का संज्ञानात्मक जो विकास है इसका भी इससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ बात हो रही है बुद्धि के संदर्भ में, तो गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है वो इसका जवाब होगा। क्लियर। अब देखिए यहां पर बुद्धि मापन की भाटिया बैटरी परीक्षण, तो आप लोग जानते हैं भाटिया बैटरी टेस्ट जो है उसमें 5 सब टेस्ट होते हैं, 5 प्रकार के उप परीक्षण उसमें शामिल होते हैं, तो इसमें सीधा सा जवाब होगा 5 उप परीक्षण होते हैं। फिर आया कि व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है, ये कथन किसका है? तो आप लोग जानते हो व्यवहारिक जो बुद्धि है, यहाँ पर बात होती है व्यवहारिक बुद्धि की किसके संदर्भ में? स्टर्नबर्ग का जो त्रितंत्र या फिर ट्राई आर्किक जो सिद्धांत है उसमें, तो ये कथन भी किसका है? ये कथन भी स्टर्नबर्ग का है। ठीक है। स्टर्नबर्ग का जो त्रितंत्रीय सिद्धांत है वहां से ये कोटेशन उठाई गई है। ठीक है। ट्राई आर्किक जो थ्योरी है उससे ये कोटेशन यहाँ पर उठाई गई है। अब आया कक्षा। अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। देखिए क्या है, मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में बुद्धि उच्च स्तरीय थी, तो ये कौन सी बुद्धि है? तो आप लोग जानते हो ये संगीत में बुद्धि है। हार्वर्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है उसमें जो म्यूजिकल जो इंटेलिजेंस होती है उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। अगला प्रश्न अगेन हार्वर्ड गार्डनर का है, तो हार्वर्ड गार्डनर का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धि आदि दिमाग के फ्रेम होते हैं, उसके द्वारा सुझाई गई बुद्धि की श्रेणी कौन सी है, यानी कौन सी बुद्धि इसमें शामिल है? तो विश्लेषणात्मक बुद्धि हार्वर्ड गार्डनर की नहीं होती है, रचनात्मक बुद्धि भी हार्वर्ड गार्डनर की नहीं है और व्यवहारिक बुद्धि भी हार्वर्ड गार्डनर की नहीं है। हार्वर्ड गार्डनर बताते हैं कौन सा? प्रकृतिवादी कौशल, यानी कि नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो ये प्रकृतिवादी जो कौशल है वो शामिल होता है हार्वर्ड गार्डनर की बुद्धि में। अब चलते हैं हम लोग आगे। RTE 2009 के अनुसार कक्षा 6 में अध्ययनरत एक विद्यार्थी को 2 किलोमीटर के दायरे में विद्यालय नहीं है, तो सरकार का दायित्व है कि उसे ट्रांसपोर्ट भत्ता दिया जाता है। तो ये इसके ऑप्शंस हैं, प्रतिदिन 15 रुपए, प्रति उपस्थिति दिवस पर 15 रुपए, प्रति कार्य दिवस 15 रुपए, या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए इसका जो जवाब है वो क्या है? जवाब है कि प्रति उपस्थिति दिवस 15 रुपए, यानी हर दिन जब वो अपनी अटेंडेंस देगा तो उसके अकॉर्डिंग उसको 15 रुपए दिए जाएंगे। फिर है RT 2009 के बारे में सत्य कथन है, यानी कौन सा कथन इसके बारे में सही है? तो इसका विधेयक पहले राज्यसभा में पेश नहीं हुआ था, यह सही नहीं है। इसका विधेयक 4 जुलाई को लोकसभा में पारित हुआ था, यह भी सही नहीं है। ठीक है। इसके विधेयक पर 27 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति ने साइन किए थे, ये भी सही नहीं है। और इनमें से कोई नहीं तो सही है, सारे इनमें से कोई सा भी सही नहीं है। इसका जवाब क्या होगा? 4 नंबर होगा। क्लियर। तो इस तरीके से ये हमारे एजुकेशन साइकोलॉजी के प्रश्न थे जिन पर हम लोगों ने यहाँ पर बात करी, चर्चा करी। नमस्कार। अब हम चर्चा करते हैं लास्ट पेपर के लेवल 2 में पूछे गए हिंदी से संबंधित प्रश्नों के बारे में। पहला प्रश्न था, निम्न में से किस विकल्प में प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है या नहीं हुआ है? तो देखो प्रत्यय का प्रयोग अगर हम देखें तो रोज जोड़गार रोजगार में हो गया, मदद करने वाला हो जाएगा मदद जोड़गार, याद रखने वाला हो जाएगा याद जोड़गार, लेकिन बेगार जो शब्द है इसमें बे उपसर्ग के रूप में आया, गार प्रत्यय के रूप में नहीं आया है, इसलिए यहां बेगार उत्तर सही उत्तर माना जाएगा। प्रत्यय की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। तो देखो द्रुपद के जन्म लेने वाली कौन हो गई? द्रुपद के जन्म लेने वाली हो गई द्रौपदी, ई प्रत्यय लग गया। गंधार कुल में जन्म लेने वाली कौन हो गई? गांधारी, ई प्रत्यय हो गया। मिथिला में जन्म लेने वाली मैथिली, मिथिला जोड़ ई, तो ये तो अपत्यवाचक की श्रेणी में चले गए, लेकिन देव के ई
अब सब में देखो प्रत्यय तो ई ही लग रहा है, लेकिन इनमें जन्म लेने के कारण अपत्यय और इनमें देव पुल्लिंग शब्द है और देवी स्त्रीलिंग हो गया, तो स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय होने के कारण ये विकल्प असुमेलित है, इसलिए 4 उत्तर सही माना जाएगा। किस विकल्प में इक प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं किया गया है? ध्यान रखना, ए, ई, इक, एय, अयन, आयन और यह प्रत्यय का जब प्रयोग किया जाता है तो इन प्रत्ययों के जुड़ने से शब्द के अंत में तो परिवर्तन होता ही है। शब्द के आरंभ में शब्द का प्रथम स्वर जो है, प्रथम स्वर अगर ए या आ है, ए या आ है तो वो आ में बदल जाएगा। ई या ए है तो वो आई में बदल जाएगा। ऊ ओ है तो वो औ में बदल जाएगा। और यदि प्रथम स्वर री है शब्द का तो आर में बदल जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, आर में बदल जाएगा। ये रे हलंत है, यहां पर रे हलंत रहेगा यहां पर। तो यहां पर अगर हम देखें तो राजनीति जोड़ इक, राजनीतिक, हमने अभी कहा कि प्रथम शब्द स्वर में परिवर्तन होगा, शब्द के बीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये शब्द जो शुद्ध होता है वो राजनीतिक ही होता है, राजनैतिक नहीं होता। प्रथम स्वर आ है, आ ही रहेगा। व्यवहार जोड़ इक, अब व्यवहार में प्रथम स्वर ए है तो ए को किस में बदलना है? अपने को आ में बदलना है। तो व्यावहारिक अगर होता तब सही होता, व्यवहारिक सही नहीं होगा। नीति जोड़ इक, अब नी उप प्रथम स्वर आ रहा है तो ई की जगह ऐ हो जाएगा और नैतिक शब्द बनता तो शुद्ध होता, लेकिन यहां उपनिवेश जोड़ इक ऊ औ में बदल रहा है, इसलिए औपनिवेशिक 3 नंबर विकल्प सही माना जाएगा। गृहस्थ जोड़ ये, अब यह प्रत्यय अभी हमने देखा कि यह प्रत्यय जब जुड़ता है तो प्रथम स्वर अगर री होगा तो आर में बदल दिया जाएगा, अगर री होगा तो किस में बदला जाएगा? आर में बदला जाएगा और अंतिम स्वर का लोप कर दिया जाएगा। तो गृहस्थ के अंतिम स्वर का अगर हम लोप करें तो गृहस्थ ऐसे बन गया। अब री की जगह क्या लाना? आर लाना, तो ग आधा रहा, री की जगह आर आ गया और हस्थ और ये स्थिति आई। अब इसे अगर हम जोड़कर लिखे तो ग में आ जोड़ा गा बन गया, रे आधा है इसलिए आगे वाले वर्ण के ऊपर चला जाएगा, से आधा, थे आधा और ये गार हस्थ, ये रूप शुद्ध माना जाएगा और बाकी सभी अशुद्ध है। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है किस विकल्प में कृदंत शब्द है? कृदंत शब्द कौन से कहलाते हैं? वे शब्दांश जो किसी क्रिया शब्द या धातु रूप के पीछे जुड़ करके किसी शब्द की रचना करते हैं वो शब्दांश तो कृत प्रत्यय कहलाते हैं, लेकिन कृत प्रत्यय के योग से बना हुआ शब्द ही कृदंत शब्द कहलाता है। यहां अच्छा जोड़ आई है लेकिन अच्छा क्रिया नहीं है, विशेषण शब्द है। बुरा जोड़ आई विशेषण है, चतुर जोड़ आई विशेषण है, लेकिन काटना जोड़ आई जो क्या हो गया? क्रिया से बना हुआ शब्द है, इसलिए 3 नंबर विकल्प कृत प्रत्यय है, बाकी सब में तद्धित प्रत्यय है या तद्धितांत शब्द है। किस विकल्प में मूल उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो मूल उपसर्ग वे उपसर्ग जो संस्कृत में सर्वप्रथम प्रयोग में लिए गए मूल उपसर्ग कहलाए। इनकी अगर संख्या पूछी जाए तो 22 होती है, कुल संख्या मूल उपसर्गों की 22 है। जो संस्कृत में थे वही 22 उपसर्ग हिंदी में भी काम में लिए जाते हैं। कौन कौन से हैं? प्र, प्रा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आ, नी, अधि, अति, अभि, अपि, सु, उद, प्रति, परि और उप। अगर इनमें से कोई है तो वो सही है और इनमें से नहीं है तो वो नहीं है। तो अभी प्राक, ये प्राक उपसर्ग लगा हुआ है, इसके प्रादुर उपसर्ग लगा हुआ है। इसके अगर अपन देखें तो प्र उपसर्ग है और इसके भी प्राक उपसर्ग है। अब अभी मैंने मूल उपसर्ग बोले तो सबसे पहला उपसर्ग ही प्र उपसर्ग मूल की श्रेणी में आया, तो 3 नंबर विकल्प सही होगा। संस्कृत के मूल उपसर्ग से बना हुआ शब्द है अवगुण, प्र, प्रा, अप, सम, अनु, अव। तो अव
और गुण हो गया, ये आविर आ गया, ये पर आ गया, ये अलम आ गया, ये संस्कृत के अन्य उपसर्ग है, ये मूल माना जाएगा। तो 1 नंबर विकल्प सही है। किस विकल्प में वी उपसर्ग नहीं है? तो देखो वी धर्मी, वी शुद्ध, विशेष रूप से शुद्ध, वी जोड़ आयाम, लेकिन ये जो शब्द बना है ये विधेय जोड़ अक से बना हुआ, वी जोड़ धायक से नहीं बना हुआ, इसलिए 1 नंबर में वी उपसर्ग नहीं है। अगला प्रश्न देखें, किस विकल्प में तद्भव उपसर्ग नहीं है? तो तद्भव उपसर्ग कौन से होते हैं? वे शब्दांश जो हिंदी के तद्भव शब्दों के साथ पहले जुड़ करके मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन करते हैं, उन्हें हिंदी के उपसर्ग या तद्भव उपसर्ग कहा जाता है। तो देखो यहां तो अन्न जोड़ असन, असन का अर्थ होता है भोजन, अन्न जोड़ असन, तो अन्न तो उपसर्ग मूल उपसर्गों की श्रेणी में आता है। प्र, प्रा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आनी, अधि, अति, अभि, अपि, सु, उद, प्रति, परि, उप। इनके अलावा जो अन्य उपसर्ग है तो अन्य उपसर्ग संस्कृत की श्रेणी में आ गया, क्योंकि पूरा शब्द जो बन रहा है वो तत्सम शब्द है। अनमोल, ये क्या है? तद्भव उपसर्ग है अनमोल। अनजान तद्भव है, अनपढ़ तद्भव है, लेकिन अनशन जो है तत्सम शब्द के रूप में आया है, इसलिए यहां ये नहीं माना जाएगा। 1 नंबर विकल्प सही होगा। निम्न में से किस विकल्प में अप उपसर्ग नहीं है? तो अपमान, अप जोड़ मान, अप जोड़ कार, अप जोड़ बाद, लेकिन यहां ए जोड़ परिपक्व होता है, अप जोड़ रिपक्व नहीं होता, इसलिए 1 नंबर में अप का प्रयोग नहीं हुआ। किस विकल्प में प्र उपसर्ग का प्रयोग नहीं है? तो प्र जोड़ अध्यापक प्राध्यापक हो गया, प्र जोड़ सिद्धि प्रसिद्धि हो गई, प्र जोड़ योग प्रयोग हो गया। तो उपर्युक्त में से कोई नहीं उत्तर इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि सभी में प्र का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से सही वर्तनी वाला शब्द है? तो अनुग्रहित जो शब्द है ये 4 नंबर विकल्प यहां सही उत्तर माना जाएगा। अगला देखें, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है? तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द जो होगा वो 2 नंबर विकल्प माना जाएगा, अभिशंसा। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है? तो अशुद्ध शब्द देखना है, देखो उपलक्ष्य नहीं होता, उपलक्ष्य सही है, अधिशासी सही है, वरुण सही है, लेकिन न्योछावर जो शब्द है उसमें एक ही मात्रा का प्रयोग किया जाता है, कोई अनुस्वार नहीं आता, इसलिए न्योछावर यहां 2 मात्रा प्रयुक्त होने के कारण अशुद्ध हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है? तो त्योहार, देखो बहुत ज्यादा बार रिपीट होता है शब्द, ध्यान रखना, त्योहार में एक ही मात्रा आती है, त्योहार शब्द जो है उसमें एक ही मात्रा का प्रयोग किया जाता है और कोई अनुस्वार नहीं लगता। महत्व, महत्व पूर्ण रूप से शुद्ध शब्द है। दृष्टा, दृष्टा दृष्टि में तो री की मात्रा आती है, लेकिन दृष्टा जब हो जाता है तो द्रि का द्र बन जाता है और दृष्टा शब्द शुद्ध माना जाता है। दंपति में ई की मात्रा दीर्घ होती है, यहां 3 नंबर विकल्प सही उत्तर माना जाएगा। अगला देखें, किस विकल्प में सभी शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो देखो यहां सारे शब्द देखने की आवश्यकता ही नहीं है, पहला ही शब्द यहां गलत हो गया, तो पहला ऑप्शन तो गलत है। अनधिकार सही है, लेकिन पुनरावलोकन गलत लिखा हुआ है, इसलिए यह ऑप्शन भी गलत हो गया। त्योहार सही लिखा हुआ है, अंत्याक्षरी सही लिखा हुआ है, कैलाश सही लिखा हुआ है, दंपति सही लिखा हुआ है और अधिशासी सही लिखा हुआ है, इसलिए ये सही माना जाएगा। यहां श्राप अशुद्ध शब्द है, कर्ता भी अशुद्ध शब्द है, इसलिए यह भी क्या हो गया? गलत उत्तर हो गया। 3 नंबर विकल्प यहां शुद्ध माना जाएगा। कंप्यूटर आधारित अभिक्रमित अनुदेशन के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो कंप्यूटर आधारित अभिक्रमित अनुदेशन लॉरेंस एम स्टोलुरो के द्वारा प्रतिपादित किया गया था 1965 ईस्वी में। बीएफ स्किनर ने रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन प्रतिपादन किया 1954 में। सीजे डॉडसन के द्वारा द्विभाषी पद्धति का प्रयोग किया गया था। आगे देखें, दल शिक्षण उपागम का आविर्भाव हुआ था? तो दल शिक्षण उपागम का आविर्भाव हुआ था अमेरिका में 1955 ईस्वी में। मिशिगन एवं हार्वे नामक 2 विद्यार्थियों के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। भाषा शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है? तो भाषा शिक्षक के वैसे तो देखो विषय पर पूर्ण अधिकार भी होना चाहिए,
व्याकरण का समुचित ज्ञान भी होना चाहिए, सामाजिक समरसता भी होनी चाहिए, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और प्रथम जो है वो है शुद्ध उच्चारण का ज्ञान होना। मतलब भाषा शिक्षक की पहली विशेषता यह होती है कि उसे वर्तनी का शुद्ध उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि शिक्षक के मुख से सुनकर ही बालक शब्दों के उच्चारण को करना सीखते हैं। हमारा अधिकांश वाचन किस रूप में होता है? तो अधिकतर वाचन अपन मौन वाचन के रूप में ही करते हैं, ज्यादातर वाचन मौन वाचन के द्वारा किया जाता है, इसलिए मौन वाचन यहां सही उत्तर होगा। अगला देखें, निम्न में से किसने व्याख्यान प्रणाली का समर्थन करते हुए कहा कि कुछ सीमा तक प्रत्येक पाठ में इसकी आवश्यकता होती है और अनेक पाठ मुख्य रूप से इसके ऊपर निर्भर रहते हैं? ये बताइए किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कथन कहा गया है जोसेफ लैंडन के द्वारा। ये कथन किसका है? जोसेफ लैंडन का कथन माना जाता है। अगला देखें, व्याकरण अनुवाद विधि के स्थान पर द्वितीय भाषा शिक्षण किसी वैज्ञानिक पद्धति की आवश्यकता का सुझाव सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? तो देखो, व्याकरण अनुवाद विधि आई। व्याकरण अनुवाद विधि में मातृभाषा का प्रयोग किया जाता है, द्वितीय भाषा शिक्षण की विधि है, लेकिन इसमें बच्चों को भाषा की धारा प्रवाहिकता नहीं हो पाती, ये इसका दोष माना जाता है। तो इसके दोष के बाद में दूसरी विधि आई, कौन सी? प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि का प्रतिपादन तो 1901 में किसके द्वारा? गुइन महोदय के द्वारा कर दिया गया था। प्रचार प्रसार वकील महोदय ने ज्यादा किया इसका, लेकिन गुइन महोदय को यह सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? वो सुझाव दिया गया था पामर नामक मनोवैज्ञानिक के द्वारा। तो पामर इसका सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें, कक्षा में उच्चारण पढ़ाते समय जब अध्यापक पहले बोलता है और उसके बाद बच्चे बोलते हैं तो उस विधि को कहा जाता है अनुकरण विधि कह दिया जाता है। पहले शिक्षक के द्वारा आदर्श वाचन होता है, आदर्श वाचन करने के बाद बालकों के द्वारा जो सस्वर वाचन किया जाता है वो अनुकरणात्मक विधि ही मानी जाती है। निम्न में से किस विकल्प में औ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो देखो, यहां अगर हम देखें तो ये औदार, औपम्य, औचक, औपल सभी में औ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें तो उदार मूल शब्द है और यह प्रत्यय जुड़ा हुआ है। इसमें उपल मूल शब्द है और ए प्रत्यय जुड़ा हुआ है। इसमें उपमा मूल शब्द है और यह प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अभी मैंने बताया ए, ई, इक, अयन, आयन ये प्रत्यय जुड़ते हैं तो प्रथम स्वर उ होता है तो वो औ के रूप में बदल जाता है। तो ये उ औ में बदला इन तीनों में, लेकिन यहाँ औचक जो है वो औ उपसर्ग का प्रयोग है जो अचानक के तद्भव रूप में प्रयुक्त किया जाता है। किस विकल्प में ईय प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो देखो, ईय, 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 ईय सब में ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन यहां अगर देखें तो यहां मूल शब्द पाणिनि है और पाणिन जोड़ ईय, पाणिन जोड़ ईय से बना हुआ है। ये मानव जोड़ ईय से बना हुआ है, ये भवत जोड़ ईय से बना हुआ है। लेकिन ये शब्द वी उपसर्ग, चर धातु और अनीय प्रत्यय के योग से बना हुआ है। ईय प्रत्यय नहीं, अनीय प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए 2 नंबर विकल्प यहां सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें, 91 का हिंदी मानक रूप कौन सा है? ये देखो, पिछली बार आपकी रीटी एग्जाम भी हुई थी, उसमें भी पूछा गया एक प्रश्न था गिनती से संबंधित 31 का मानक रूप। ये तो आपका खुशकिस्मत थे कि वो चारों मानक रूप ही अशुद्ध रूप में लिखे हुए थे। 91 यहां शुद्ध रूप क्या होता है? 91, 91, 91, 91 ये अशुद्ध माने जाते हैं। किस विकल्प में अपत्यवाचक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो अपत्य का मतलब होता है संतान या उत्पन्न होना। तो सूर जोड़ ए, सूर जोड़ ए। अब सूर का मतलब सूर्य, ए का मतलब उत्पन्न होने वाला। सूर्य से उत्पन्न होने वाला क्या कहलाता है? सौर। जैसे सूर्य से जो ऊर्जा हम प्राप्त करते हैं वो कौन सी ऊर्जा होती है? सौर ऊर्जा, क्योंकि वो सूर्य से उत्पन्न होती है। पुत्र से उत्पन्न होने वाला, पुत्र जोड़ ए बराबर पौत्र। वाल्मीकि से उत्पन्न होने वाला वाल्मीकि, लेकिन सांप से उत्पन्न होने वाले को सपोला नहीं कहते, छोटी आकृति के सांप को सपोला कहा जाता है। तो यहाँ ऊंतावाचक प्रत्यय है, अपत्यवाचक नहीं है। 2 नंबर विकल्प यहाँ सही उत्तर होगा। किस विकल्प में संस्कृत के मूल उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो संस्कृत का मूल उपसर्ग देखो,
स्व जोड़ अर्थ, नी जोड़ यम, अधय जोड़ गति और सत जोड़ जन। तो सत भी मूल नहीं है, स्व भी मूल नहीं है, अधय भी मूल नहीं है, नियम मूल है, इसलिए 4 नंबर विकल्प यहां सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखें, 39 का सही मानक रूप है 39, 39, 39 या 39। तो यहां मानक रूप जो माना जाता है वो 39 ही सही माना जाता है। इसके अलावा जो है वो अशुद्ध रूप में लिखे हुए हैं। व्याकरण अनुवाद विधि में प्रथम भाषा के व्याकरण पहले पढ़ाया जाता है, द्वितीय भाषा का व्याकरण पहले पढ़ाया जाता है, प्रथम व द्वितीय दोनों भाषाओं के व्याकरण को समानांतर पढ़ाया जाता है, या दोनों भाषाओं के व्याकरण का तुलनात्मक अध्ययन करवाया जाता है। तो व्याकरण अनुवाद विधि में द्वितीय भाषा के व्याकरण का ज्ञान बच्चों की मातृभाषा में पहले करवाया जाता है, इसलिए द्वितीय भाषा का व्याकरण पहले पढ़ाया जाता है। उत्तर यहां सही माना जाएगा। उम्मीद है प्रश्न पत्र आपको बहुत पसंद आ रहे होंगे। सामान्य प्रश्न दिए जा रहे हैं और रेट में इसी प्रकार के प्रश्नों का प्रचलन अगर पिछले पेपरों को अपन देखते हैं तो किया गया है। पिछले पेपरों को आधार मानकर ही विशेष क्षेत्र से संबंधित जो विषय है या जो टॉपिक्स आपको दिए गए हैं उनसे संबंधित कुछ प्रश्न एकत्रित करके आपके सामने प्रेजेंट किए जा रहे हैं। लास्ट में जो पेपर होंगे वो पूर्ण रूप से आपके सिलेबस पर, पूरे सिलेबस में से, क्योंकि अभी जो प्रश्न हैं वो 1, 2, 3, 4 टॉपिक हम देते हैं और 3-4 टॉपिक आप तैयार करके आते हैं और उन 3-4 टॉपिक से जो अच्छे प्रश्न हैं वो आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। लेकिन लास्ट के जो पेपर होंगे जिनमें पूर्ण सिलेबस आएगा उनमें पूरे निर्धारित मापदंड के आधार पर ही आपकी परीक्षा ली जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण स्वामी फिर से मेरे प्यारे अभ्यर्थियों का एक बार प्रयास डिजिटल ऐप पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन चर्चा करेंगे टेस्ट पेपर सॉल्यूशन जो आयोजित हुआ था 6 फरवरी को एसएसटी और जो लेवल 2 के जो एस्पायरेंट हैं उनके लिए, जिसका पाठ्यक्रम जो है सिलेबस अपन देखें तो सिलेबस में 3 बिंदु थे अपने। एक तो क्या था, इडियम्स, दूसरा था फ्रेजल वर्ब और तीसरा था प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, अंग्रेजी शिक्षण के सिद्धांत। ये थे पहले जो क्वेश्चन डाल रखे इसमें, वो फ्रेजल वर्ब के रिगार्डिंग है। फ्रेजल वर्ब के रिगार्डिंग एग्जाम में जो प्रश्न पुटअप किए जाते हैं वो 2-3 टाइप ऐसे आ सकती हैं। एक टाइप जो आपके सामने है इस टाइप से, दूसरी टाइप से क्या है कि कोई भी सेंटेंस है उसमें फ्रेजल वर्ब का यूज किया हुआ मिलेगा आपको। फ्रेजल वर्ब जो है ना उसका यूज मिलेगा आपको, फ्रेजल वर्ब का प्रयोग, ठीक है। और फ्रेजल वर्ब का यूज अपन को मिलता है उस फ्रेजल वर्ब को अंडरलाइन कर दिया जाएगा, रेखांकित या फिर उसको इटैलाइज कर दे, तिरछे आकार में दे दे, ठीक है, बोल्ड कर सकता है, डार्क कर सकता है, ठीक है, या फिर अंडरलाइन कर सकता है। उसके नीचे 4 उसके सेंस मिलेंगे, A, B, C, D, अलग अलग प्रकार से। आपको ये जानना है कि उपरोक्त सेंटेंस में फ्रेजल वर्ब किस सेंस में प्रयुक्त हो रही है, किस मीनिंग में प्रयुक्त होती है, और वही मीनिंग 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन में आपको मिलेगा और वही क्या होगा, आपका प्रॉपर आंसर होगा, वही आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है जी। तो क्या है, पहला जो क्वेश्चन है, द थिप वॉज कोट एंड हैंडेड टू द पुलिस, ये पार्ट आ गया। द थिप वॉज कोट एंड हैंडेड टू द पुलिस, ये पार्ट आ गया। मतलब चोर है उसको पकड़ा गया और चोर को पकड़ के सौंपा जाता है, सुपुर्द किया जाता है, और किसको सौंपा जाता है, पुलिस को सौंपा जाता है। तो वर्ड है, इसका मीनिंग अपन देखें तो ऐसी कौन सी फ्रेजल वर्ब होगी जिसका मीनिंग क्या होगा, सौंपना, सुपुर्द करना होगा, और वो होता है हैंड ओवर। और हैंड ओवर का मीनिंग होता है वो क्या होता है, सौंपना अथवा सुपुर्द करना। यही आपका अप्रोप्रिएट आंसर होगा। नेक्स्ट है ही पुट, पुट के साथ देखो एक तो अपन ऑन का प्रयोग करते हैं, अपन बोल सकते हैं पुट ऑन बोल सकते हैं, ठीक है। पुट के साथ अपन अप का प्रयोग करते हैं, पुट अप का मतलब होता है पूछना, टू आस्क, ठीक है। पुट के साथ अपन ऑन का प्रयोग करें, पुट ऑन, और पुट ऑन होता है वो होता है पहनना, और एक होता है उतारना, कपड़े वगैरह जो उतारना होता है वो होता है पुट ऑफ। क्या होता है, पुट ऑफ होता है।
वैसे किसी बस वगैरह में अपन चढ़ते हैं तो उस सेंस में भी हम किसका प्रयोग करते हैं, पुट ऑन का प्रयोग करते हैं। पुट ऑन द बस मतलब बस में चढ़ना, सवारी करना, बस से ऊपर उतरना, ठीक है, कोई भी साधन मतलब किसी भी साधन से उतरना, उस सेंस में हम किसका प्रयोग करते हैं, पुट ऑफ का प्रयोग करते हैं। देखिए पुट ऑन का मतलब कपड़े पहनना और कपड़े उतारना वो क्या होता है, पुट ऑफ होता है। तो पहला ये एजुकेशन, ही पुट हिज क्लोथ्स एंड वेंट टू ऑफिस, मतलब उसने कपड़े पहने और कपड़े पहनकर अक्सर कहां चला जाता है, ऑफिस चला जाता है। ठीक है, ऑफिस से आ नहीं रहा, ऑफिस जा रहा है, तो मतलब कपड़े पहनने का अर्थ होगा, और पहनने के अर्थ हम किसका प्रयोग करते हैं, पुट ऑन का प्रयोग करते हैं। यही आपका अप्रोप्रिएट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गो माय चिल्ड्रेन प्ले, कि आओ बच्चों चलें और चलकर खेलते हैं। बच्चों चलते हैं और चलकर खेलते हैं, ठीक है, या फिर खेलने चलें। तो देखो मतलब चलना, चलना के अर्थ में हम किसका प्रयोग करते हैं, ओन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करोगे, ओन का प्रयोग करोगे। ठीक है जी, यहाँ पे आपका अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो कौन सा होगा, 1 नंबर होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट हमारे पास, ही ट्राइड टू फाइंड व्हाट ही हैड डिस्टर्ब हिम। ठीक है, मतलब वो किस तरीके से उसको डिस्टर्ब कर रहा था। ठीक है, वह इस चीज का क्या कर रहा है, पता लगाने क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है। तो एक आता फाइंड आउट, और फाइंड आउट का मतलब होता है पता लगाना। क्या होता है, पता लगाना। अप्रोप्रिएट आपका आंसर होगा वो कौन सा होगा, आउट होगा। ठीक है जी। वैसे व्हाट सॉर्ट ऑफ जॉब यू आर लुकिंग फॉर, लुक के साथ देखो एट का प्रयोग करते हैं, नो डाउट। लुक जो है उसके साथ एट का प्रयोग करोगे। लुक के साथ हम प्रयोग करते हैं फॉर का। ठीक है, लुक के साथ हम प्रयोग करते हैं आफ्टर का, और लुक के साथ अपन प्रयोग करते हैं किसका, इनटू का प्रयोग करते हैं। मोस्टली इंपॉर्टेंट पॉइंट यही आते हैं अपने फ्रेजल वर्ब में जी। लुक एट होता है किसी तस्वीर वगैरह किसी भी चीज की तरफ देखना, जैसे मैंने कहा कि लुक एट द पिक्चर, उस पिक्चर की तरफ देखिए। तो यहाँ पे लुक के साथ कौन सा प्रेपोजिशन काम में आया, एट, फ्रेजल वर्ब बन गई। ठीक है, लुक फॉर का मतलब होता है, वो होता है ढूंढना, किसी चीज की तलाश करना, ढूंढना अथवा तलाश करने के अर्थ में हम किसका प्रयोग करते हैं, लुक फॉर का प्रयोग करते हैं। और एक आता है लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, वो क्या होता है, देखभाल करना। और एक आता है कि टू इन्वेस्टिगेट, किसी चीज के बारे में छानबीन करना, जांच पड़ताल करना, वो आता है लुक इनटू। वहां पे कौन सी फ्रेजल वर्ब आती है, लुक इनटू आती है। तो यहां पे आपका अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, क्या, कि व्हाट सॉर्ट ऑफ जॉब यू आर लुकिंग फॉर, कि किस प्रकार की नौकरी है जो आप ढूंढ रहे हैं, जो आप ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं। तो कौन सी फ्रेजल वर्ब आ जाएगी, फॉर का प्रयोग कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी गोड द बस एंड सेट डाउन ऑन हर सीट। ठीक है जी, सी गोट द बस, और आगे दे रखा है एंड सेट डाउन। एक तो देखो ये सेड है, इसकी जगह सेट करना है अपन को। ठीक है, छोटी सी गलती हो गई थी। ठीक है, यहाँ पे सेट होगा जनाब, न कि सेड होगा। सेट का प्रयोग करो आप इसमें। ठीक है, सीट की सेकंड फॉर्म जो होती है वो क्या होती है, सेट होती है। ठीक है जी, मतलब सी गोड द बस मतलब किसी चीज में चढ़ना, क्या होता है, चढ़ना। और चढ़ने के अर्थ में जो फ्रेजल वर्ब आती है अपनी वो कौन सी आती है, चढ़ने के अर्थ में। ठीक है, इनटू का प्रयोग करते हैं, गेट इनटू। गेट इनटू का मतलब होता है किसी चीज की शुरुआत करना। ठीक है, शुरुआत करना बोल सकते हैं। ठीक है, चढ़ना बोल सकते हैं। ठीक है, तो वही है। तो चढ़ने के अर्थ में सी गोट, और आगे फिर किसका प्रयोग करोगे, इनटू द बस एंड सेट, एसटी, सेट डाउन ऑन हर सीट। तो यहां पे किसका प्रयोग करना पड़ेगा अपन को, इनटू का प्रयोग करना पड़ेगा, जो बिल्कुल सही होगा, जो बिल्कुल अप्रोप्रिएट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। मलेरिया, और आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन था, कौन सा था, मलेरिया वाला। मलेरिया हैज ब्रोकन इन द टाउन। ठीक है, ब्रोकन इन द टाउन, ये क्वेश्चन आ गया अपना। ठीक है जी, तो एक होता है ब्रेक आउट, एक है ब्रेक अप, ब्रेक ओवर, ब्रेक इन। तो एक वर्ड आता है हमारे पास ब्रेकअप। ब्रेकअप का मतलब होता है वो क्या होता है, छानबीन। ब्रेकअप का मतलब होता है संबंध विच्छेद होना, मतलब संबंध खत्म होना, संबंध टूटना। ठीक है, उस अर्थ में हम किसका प्रयोग करते हैं, या फिर तितर बितर होना, अव्यवस्थित क्रम में होना, वो होता है ब्रेक आउट होता है। ठीक है जी, सॉरी ब्रेकअप होता है। एक तरह का ब्रेक आउट। ब्रेक आउट का मतलब होता है क्या होता है कि कोई भी महामारी होती है,
कोई भी बीमारी बोल सकते हैं, आगजनी कह सकते हैं, दंगा फसाद बोल सकते हैं, ठीक है, उसका फैलना, उसका प्रसारित होना, ठीक है, वो क्या होता है, ब्रेक आउट होता है। यही आपका क्या होगा, प्रॉपर आंसर होगा कि मलेरिया हैज ब्रोकन आउट इन द टाउन, कि मतलब कस्बा जो है उसमें मलेरिया है वो क्या हो चुकी है, प्रसारित हो चुकी है। ठीक है, आगे देखो, द नेगोटिएशंस, कि जो भी समझौते हैं, नेगोटिएशंस का मतलब होता है वो क्या होता है, समझौते, ब्रोक ऑल ऑफ ए सडन, ऑल ऑफ ए सडन, यहाँ पे ब्रेक के साथ अपन को वर्ड काम में लेना है कि कौन सा वर्ड अपन काम में लेंगे। ठीक है, तो ब्रेक ऑफ होता है वो क्या होता है, तोड़ देना होता है, किसी भी चीज को तोड़ देना, भंग करना, ठीक है, कमिटमेंट वगैरह खत्म करना, वो क्या होता है, ब्रेक ऑफ होता है। कौन सा, ब्रेक ऑफ। तो ब्रेक ऑफ आएगा यहाँ पे। ठीक है, ब्रेक ऑफ का मतलब होता वो क्या होता है कि जो भी समझौता था वो अचानक जो है वो क्या है, तोड़ दिए गए हैं, तोड़ दिए जाते हैं। तो उस सेंस में यहाँ पे फ्रेजल वर्ब आएगी, कौन सी आ जाएगी, ब्रेक ऑफ आ जाएगी। दूसरी बात है, इट वॉज टिपिकल्ट प्रोजेक्ट, ये अपने आप एक बहुत कठिन प्रोजेक्ट है, बट वी ब्रोट इट राउंड, वी ब्रोट इट राउंड। ठीक है जी, मतलब क्या है, बट वी ब्रोट इट राउंड। ब्रोट राउंड का मतलब होता वो क्या होता है, मतलब होश में लाना, होश में लाना। ठीक है, उस चीज को एक्टिवली काम करना, मतलब एक्टिवली क्रिएट करना, एक्टिवली किसी भी चीज को करना, वो होता है ब्रेक राउंड होता है, सॉरी ब्रिंग राउंड होता है, ब्रिंग राउंड। तो यहाँ पे ब्रोट सेकंड फॉर्म दे रखी है, ब्रोट इट, और यहाँ पे किसका प्रयोग कर दोगे, यहाँ पे राउंड का प्रयोग कर दोगे। ठीक है, जो अप्रोप्रिएट होगा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हाउ डिड द एक्सीडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखिए, हाउ डिड द एक्सीडेंट कम। ठीक है, अब कम के साथ आउट दे रखा है, कम के साथ यहाँ पे क्या दे रखा है, अबाउट दे रखा है, अक्रॉस दे रखा है, एक क्या दे रखा है, ओव दे रखा है। ठीक है, यहां पे आपको ये देखना कि अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा होगा जी। तो कम के साथ क्या करते हैं अपन, अक्रॉस का प्रयोग करें, जो अप्रोप्रिएट नहीं होगा, आउट भी नहीं आएगा। ठीक है, सही आपका आंसर होगा वो क्या होगा, कम अबाउट। और कम अबाउट का मतलब क्या होता है, दिशा बदलना, वो चीज घटित होना, होना या फिर घटित होना, उस अर्थ में हम किसका प्रयोग करते हैं, कम अबाउट का प्रयोग करते हैं। हाउ डिड द एक्सीडेंट कम अबाउट, यानी एक्सीडेंट किस प्रकार से हुआ, एक्सीडेंट किस प्रकार से हुआ, कैसे एक्सीडेंट हुआ, और कैसे एक्सीडेंट हुआ वो अर्थ कब होगा, सार्थक कब होगा, ये बिंदु जब हम कम के साथ किसका प्रयोग करेंगे, अबाउट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है, ही वर्कड वेरी हार्ड, कि उसने बहुत कठिन परिश्रम किया। ठीक है, बट हिज अटेम्प्ट्स, लेकिन उसके जो प्रयास हैं टू पास द एग्जामिनेशन डिड नॉट कम। ठीक है, डिड नॉट कम, मतलब किसी भी चीज को है कम के साथ फिर से यहाँ पे क्या भरने हैं, आपके प्रॉपर प्रेपरेशन भरने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, कम अबाउट नहीं होगा, कम अबाउट का मतलब तो क्या होता है, होना होता है। ठीक है, उसी प्रकार से कम अक्रोश, अचानक मिलना, संयोग से मिलना। ठीक है, और एक है हमारे पास कम ऑफ, कम ऑफ का मतलब होता है वो क्या होता है, सफल होना, प्रभावी होना। ठीक है, उस अर्थ में हम किसका प्रयोग करते हैं, कम ऑफ का प्रयोग करते हैं। बट द एग्जामिनेशन डिड नॉट कम ऑफ, मतलब एग्जामिनेशन वो क्या नहीं कर सका, पास नहीं कर सका, एग्जाम में वो क्या नहीं, उसका उत्तीर्ण नहीं हो सका। ठीक है, आगे देखो, सी नेवर टर्न्स एनीवन हु कम्स टू सी हर, सी नेवर टर्न्स एनीवन हु कम्स टू सी हर। तो यहाँ पे टर्न्स के साथ आपको प्रेपरेशन भर के एक फ्रेजल वर्ब बनानी है कि सी नेवर टर्न्स अवे एनीवन, मतलब किसी व्यक्ति जो है वो किसी को क्या है, जो क्या नहीं करता, वो अस्वीकार नहीं करता, इग्नोर नहीं करता, नजरअंदाज नहीं करता। वो कम्स टू सी हर, जो उससे मिलने आता है, जो कुछ भी मिलने, जो भी उससे कोई मिलने आता है, तो सी जो है वो किसी को अस्वीकार नहीं करती, किसी को नजरअंदाज नहीं करती। और उस सेंस में हम किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, टर्न के साथ किसका प्रयोग करेंगे, अवे का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज कैरी ऑन योर वर्क। ठीक है, कैरी अवे नहीं है, कैरी ऑन है। और कैरी ऑन का मतलब होता है शुरुआत करना या फिर किसी चीज को जारी रखना, किसी चीज को जारी रखना, टू बी कंटिन्यू। और टू बी कंटिन्यू के सेंस में हम किसका प्रयोग करते हैं, कैरी के साथ किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। अप्रोप्रिएट आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा, कैरी ऑन होगा। नेक्स्ट है, विच आइटम्स आर कंसिडर्ड इंपोर्टेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द लेसन। ठीक है, मैंने बताया था ना
एक टॉपिक हुआ अभी अपना कौन सा, अभी जो डिस्कस की है वो फ्रेजल वर्ब की है। तो मैंने जितने भी फ्रेजल वर्ब की रिगार्डिंग उसके अनुपात में, ठीक है, जितने क्वेश्चन आ सकते थे मैंने डाले हैं, ठीक है। और अब अपन चर्चा कर रहे हैं किसके, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, अंग्रेजी शिक्षण के सिद्धांत, उनके क्वेश्चन हैं और उनको देखना है जी। प्रिपरेशन ऑफ द लेसन, यानी एक शिक्षक होने के नाते आप कौन कौन सी, कोई भी कौन कौन सी लेसन को अपन पढ़ाते हैं तो कौन कौन सी तैयारी हैं जो अपने आप में इंपॉर्टेंट होती हैं, कौन कौन सी बिंदु हैं, ठीक है, जिनको ध्यान में रखते हो आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उनको प्रॉपर्ली डेवलप करोगे। पहला ऑप्शन दे रखा है मटेरियल एड्स, कि जो भी एड्स होते हैं अपनी सहायक सामग्री वगैरह जो होती है, ठीक है, जिसको क्या माना जाता है, महत्वपूर्ण माना जाता है। क्या कह रहा है कि कौन कौन से आइटम या कौन सा आइटम जो है समझा जाता है कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द लेसन। कोई भी पाठ योजना होती है, पाठ की अपन तैयारी करते हैं, रूपरेखा तैयार अपन करते हैं, तो उसमें कौन कौन से बिंदु या फिर कौन सा बिंदु है जो जिसको महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी पाठ अपन पढ़ाते हैं, ठीक है, पाठ योजना तैयार करते हैं, टीचिंग लर्निंग प्रिपरेशन, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को प्रॉपर्ली हम डेवलप करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में देखना है। दूसरी बात प्रीवियस नॉलेज, ठीक है, पाठ अगर पढ़ाते हैं जरूरी है आपका प्रीवियस नॉलेज है वो साउंड होना चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट बिंदु है। और ये भी बता दूं दोस्तों, कभी भी अपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो उसको अपन क्वालिफाई करते हैं वो करंट नॉलेज भी कभी क्वालिफाई नहीं किया जाता, हमेशा प्रीवियस नॉलेज पे आधारित तो होता है, ठीक है जी। तो क्या है, एक तो मटेरियल एड्स दे दिया, दूसरा क्या दे रखा है, प्रीवियस नॉलेज आ गया, पूर्व ज्ञान, और एक है इंट्रोडक्शन, उसकी पृष्ठभूमि तैयार करना। टीचिंग के अंतर्गत शिक्षण के दौरान जो है आप कभी बच्चों को अगर पढ़ाते हो तो सबसे पहले है आप उस विषय वस्तु को इंट्रोड्यूस करवाएं, वो बहुत अच्छे तरीके से कराएं। मूल टॉपिक पे अपन नहीं जाते, टॉपिक शुरू करने से पहले उसकी हम पृष्ठभूमि तैयार करते हैं, प्रस्तावना तैयार करते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। और ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑल आर करेक्ट, ऐसा ऑप्शन डिजाइन कर रखा है, तो यही क्या होगा, अपना अप्रोप्रिएट आंसर होगा, ठीक है। शिक्षण विधियां जो आती है इंग्लिश में, बिल्कुल डरने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं आता। दो टाइप से क्वेश्चन आएंगे, एक तो क्वेश्चन आते हैं अपने फैक्चुअल क्वेश्चन, फैक्चुअल जो तथ्यों पर आधारित होते हैं, और तथ्यों पर आधारित प्रश्न जो होते हैं उसमें आपको क्लास की जरूरत होती है, शिक्षक की जरूरत होती है, विषय वस्तु की जरूरत होती है, फिक्स आंकड़े होते हैं, उनसे बाहर कुछ नहीं जाने वाला होता। और दूसरी बात दोस्तों, जो जिसका कोई समाधान नहीं है, दूसरी टाइप जो आते हैं वो आते हैं क्वेश्चन, वो आते हैं बिहेवियर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बिहेवियर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। और बिहेवियर बेस्ड यानी व्यवहार पे आधारित जो प्रश्न होते हैं, व्यवहार पे आधारित जो प्रश्न होते हैं उसमें जरूरी है कि बच्चा अपने कॉमन सेंस है उसको पॉजिटिवली यूज करे, ठीक है, और वो प्रीवियस नॉलेज का भी ध्यान रखे, ठीक है, और बच्चा अपना प्रॉपर कॉमन सेंस विकसित करता है, तब वो बिहेवियरल जो क्वेश्चन होते हैं उनको इजीली अटेम्प्ट कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रीडिंग इनेबल स्टूडेंट्स, इनेबल का मतलब होता है दोस्तों कल्टीवेट, डेवलप बोल सकते हैं, इनहेंस कह सकते हैं। इनहेंस का मतलब भी क्या होता है, विकसित करना होता है। इनेबल का मतलब भी क्या होता है, विकसित करना। कल्टीवेट का मतलब भी विकसित करना, और डेवलप का मतलब है वो भी क्या होता है, विकसित करना। टू नो द एग्जैक्ट वे ऑफ रीडिंग, ठीक है, कि कौन सा टीचिंग जो है, ठीक है, जो विकसित करता है स्टूडेंट्स में, ये कला विकसित करता है कि वह जाने कि एग्जैक्ट वे ऑफ टीचिंग मतलब रीडिंग, मतलब पढ़ने का सही तरीका जो है, पढ़ने का सही तरीका जाने, तो वो कौन सी रीडिंग आती है जिसमें ऐसा होता है, ठीक है जी। तो देखिए इसमें, ठीक है, रीडिंग जो होता है ना, रीडिंग का जो एग्जैक्ट वे जो है वो बताती है दोस्तों मॉडल रीडिंग। कौन सी है, मॉडल रीडिंग, ठीक है। उसी प्रकार से करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आता है, करेक्ट इंटोनेशन आता है, ठीक है, वो अगर सिखाती है तो वो कौन सी रीडिंग सिखाती है, लाउड रीडिंग सिखाती है, ठीक है जी। और वैसे साइलेंट रीडिंग जो होती है, साइलेंट रीडिंग जो है वो भी अक्सर आर्टिकुलेशन बोल सकते हैं, ठीक, उच्चारण योजना के संदर्भ में सही मानी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे सभी रीडिंग अपन देखेंगे तो इसमें सही आंसर आपका होगा वो कौन सा होगा, मॉडल रीडिंग। तो याद रखिए कि लैंग्वेज जो है उसका जो एग्जैक्ट वे ऑफ रीडिंग है, ठीक है, एग्जैक्ट वे ऑफ रीडिंग जो है मतलब पढ़ने का सही तरीका सिखाती, वो कौन सी रीडिंग सिखाती है, मॉडल रीडिंग सिखाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच टीचिंग द स्टूडेंट्स, वाइल टीचिंग द स्टूडेंट्स, मतलब बच्चों को पढ़ाते समय
द टीचर शुड कीप द बुक। ठीक है, शिक्षक जो है, जब आप बच्चों को, एक टीचर होने के नाते जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो पढ़ाते टाइम टीचर जो है वो बुक को रखे। ठीक है, कहाँ रखे? ठीक है, एक तो दे रखा है ऑन द टेबल, कहाँ रखे? टेबल पे रखे। ठीक है, दूसरी बात ऑन द लेक्चर स्टैंड, जो भी लेक्चर स्टैंड वगैरह दिया होता है आप उसके ऊपर रखें। ठीक है, तीसरा है इन हिज राइट हैंड, टीचर किताब को रखे किसमें? दाएं हाथ में। ठीक है, और एक है इन हिज लेफ्ट हैंड, शिक्षक जो है वो बुक को रखे और किस हाथ में रखे? लेफ्ट हैंड। कौन सा पार्ट दे रखा है? लेफ्ट हैंड। तो देखो दिखा। ठीक है, जब भी टीचर जो है अगर बच्चों को पढ़ाता है और किताब अगर रखता है तो किताब वो किस हाथ में रखे? लेफ्ट हैंड में रखना चाहिए, लेफ्ट हैंड में। ठीक है, टीचर जो है उसका जो सर्वाधिक दृष्टि संपर्क होता है, आई कांटेक्ट होता है, और आई कांटेक्ट का कोण जो अपन देखें तो टीचर का सर्वाधिक आई कांटेक्ट है वो कोण बनाता है कितना? 45 डिग्री एंगल। दृष्टि संपर्क जो होता है, आई कांटेक्ट होता है दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है शिक्षण में, क्योंकि कक्षा में अगर बच्चे एक्टिव होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, ठीक है, लेजीनेस से बिल्कुल दूर होते हैं, वो किससे होते हैं? टीचर का जो आई कांटेक्ट होता है, दृष्टि संपर्क होता है, उसी से होते हैं। ठीक है जी, तो क्या है इसमें अप्रोप्राइट आपका आंसर होगा वो क्या होगा? इन हिज लेफ्ट हैंड, अपने बाएं हाथ में किसको रखे? किताब को रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसकी ओर आगे बढ़े। What are the different steps which the teacher should follow in presentation in the classroom? ठीक है, कि कौन कौन से जो डिफरेंट स्टेप्स हैं, विभिन्न पहलू हैं, विभिन्न कदम हैं, ठीक है, विच द टीचर शुड फॉलो इन हिज प्रेजेंटेशन, जिसमें शिक्षक जो है उसको चाहिए कि वो अपनी प्रस्तुतिकरण है, कक्षा में प्रस्तुतिकरण है, उसको क्या करे? फॉलो करे। कभी भी आप विषय वस्तु को प्रेजेंट करते हैं, व्हाट इज द मीन ऑफ मेथड? मेथड जो होता है ना, जो शिक्षण विधि अपन काम में लेते हैं, तो वो दोस्तों चार चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। नंबर एक, सिलेक्शन, आपके लिए जरूरी है एक शिक्षक होने के नाते। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है? मतलब टू सिलेक्ट द आइटम्स दैट यू वांट टू टीच, कि कौन कौन सी विषय वस्तु आपको पढ़ानी, उस विषय वस्तु का आपका क्या करें? सिलेक्ट करें, विषय वस्तु का चुनाव। दूसरा था ग्रेडेशन, ग्रेडेशन इंप्लाइज मेक द मैटर इजियर, मतलब किसी विषय वस्तु को आसान बनाना। तीसरा प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन, और चौथा जो पार्ट आता है अपना वो क्या आता है? वो आता है रिपीटेशन। क्या आता है? रिपीटेशन। तो ये चार चीजों से मिलकर क्या बनती है? शिक्षक की शिक्षण विधि बनती है। विधि किसका? चार चीजें कौन कौन सी जो मैंने आपको बताई। नंबर एक, सिलेक्शन, विषय वस्तु का चुनाव करना। ठीक है, दूसरी बात क्या है? ग्रेडेशन, ग्रेडेशन का मतलब क्या होता है? मतलब उस चीज को आसान बनाना। तीसरी आती है प्रेजेंटेशन, मतलब प्रस्तुतिकरण कह सकते हैं। और चौथा जो पार्ट आता अपना, प्रेजेंटेशन आ गया, चौथा जो पार्ट आता है वो आता है रिपीटेशन। और दोस्तों अपन क्या कहें, टीचर की इन दो चीजों के ऊपर नजर डालते हैं। किस किस की? सबसे इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन। कक्षा में आप पढ़ाते हो तो आपकी सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, कि आप किस प्रकार से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, किस प्रकार से मैटर को डिलीवर कर रहे हैं। लेकिन ये जरूर है, ठीक है, आपकी प्रेजेंटेशन जो डिपेंड करती है किसके ऊपर? सिलेक्शन और ग्रेडेशन के ऊपर, यानी उस विषय वस्तु का चुनाव आप कैसे करते हैं। ठीक है, दूसरी बात, उसको आप सिंप्लीफाइड कैसे करते हैं। बुक में तो बहुत कठिन मैटर लिखा होता है, लेकिन शिक्षक जो है उसको बिल्कुल इजी वे में क्या करता है? आपके सामने प्रस्तुत करता है, प्रेजेंट करता है। तो टीचर की प्रेजेंटेशन हमेशा सिलेक्शन और ग्रेडेशन पे आधारित होती है। और ये दो चीजें हैं वो अपन को दिखाई देती हैं क्लासरूम के दौरान। एक तो टीचर के प्रेजेंटेशन और दूसरा रिपीटेशन। और ये दोनों की दोनों जो चीज होती है, सिलेक्शन और ग्रेडेशन, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? हिडन होते हैं। तो पहला ऑप्शन है मॉडल रीडिंग, कक्षा में प्रेजेंट जो करता है विषय वस्तु को प्रेजेंट करता है तो इसमें मॉडल रीडिंग। दूसरी बात प्रोनाउंसिएशन ड्रिल, उच्चारण वगैरह की योजना जो है, उच्चारण की जो ट्रेनिंग है, प्रशिक्षण वगैरह करता है। ड्रिल का मतलब ट्रेनिंग होता है, प्रोनाउंसिएशन ड्रिल का मतलब उच्चारण की का प्रशिक्षण देना, उच्चारण तैयार करवाना। दूसरा है लाउड रीडिंग। ठीक है, एक्सपोजिशन, एक्सपोजिशन का मतलब होता प्रदर्शन, आप बच्चों को क्या प्रदर्शित करवाते हो, क्या दिखाते हो। ठीक है, एक्सप्लेनेशन होता है वो होता है व्याख्या। साइलेंट रीडिंग, मौन वाचन। एंड कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस, कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस। ठीक है, ये बिंदु आगे जो आपके लिए क्या है? जरूरी है। ठीक है, किसके लिए? प्रेजेंटेशन के लिए। डिफरेंट वेज हैं, ठीक है, किसके? प्रेजेंटेशन के लिए। प्रेजेंट करते समय आपको इन चीजों का उपयोग जरूर करना है। आप क्या करें? मॉडल रीडिंग करें, लाउड रीडिंग करें, यानी तीनों प्रकार की तो रीडिंग आ गई अपनी, मॉडल रीडिंग, लाउड रीडिंग और साइलेंट रीडिंग। ठीक है, एक समूह वाचन होता है, वो होता है कोरल रीडिंग। ठीक है, कोरल रीडिंग, वो प्रेजेंटेशन में इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। ठीक है, एक्सपोजिशन
दूसरी बात, उच्चारण का सही तरीके से यूज अपन देखें। कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस, अवबोधात्मक प्रश्न, अवबोधात्मक प्रश्न जो आते हैं, ठीक है, इनको अपन काम में लें। दूसरा साइलेंट रीडिंग, कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस, प्रोनाउंसिएशन ड्रिल, मॉडल रीडिंग। इसमें एक दो चीज खा गया, ठीक है, इसमें और भी एक दो चीज खा रखी है, तो बच्चा क्या हमारे पास सही जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं, मॉडल रीडिंग, प्रोनाउंसिएशन ड्रिल, लाउड रीडिंग, एक्सपोजिशन, एक्सप्लेनेशन, साइलेंट रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस। इन चीजों को साथ में लेते हुए, ये डिफरेंट वेज हैं किसके, प्रेजेंटेशन के, तो अपन प्रेजेंट करेंगे तो आपकी प्रेजेंटेशन श्योरली क्या होगी, बहुत अच्छी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े अपन। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन मैंने जितने भी डाले हैं इस तरीके हैं, सारे के सारे लेवल वाले, इंटरेस्टिंग है, ठीक है, सब बच्चों को साथ लेकर अपन चलें, ठीक है, ज्यादा कॉन्फिडेंस भी नहीं बढ़ाते बच्चों का, तो डिमोरलाइज भी नहीं करता। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने पेपर सेट किया था, पेपर तैयार किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ आस्किंग कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस? कि बच्चों को जो भी अपन अवबोधात्मक प्रश्न पूछते हैं, अवबोधात्मक का मतलब कॉम्प्रीहेंशन पैसेज जो होता है उसके माध्यम से बच्चों को प्रश्न पूछना। तो कॉम्प्रीहेंशन पैसेज ऑलरेडी दिया हुआ होता है, उसको अपन पढ़ते हैं, तो इसका मतलब उसकी जानकारी हमारे पास होती है, तो अवबोधात्मक हुए कि नहीं है वो अपन उसको बारे में समझते हैं, उनको अपन जानते हैं, ठीक है, तभी वो क्या है, कॉम्प्रीहेंशन है, ठीक है जी। है टू इलिसिट द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, टू इलिसिट, ठीक है, इसका जो उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए, टू इलिसिट द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, कि जो भी शब्द वगैरह जो होते हैं, जो भी शब्द, उनको अपन क्या करें, इलिसिट करें। सेकंड जो टाइप है, सेकंड जो ऑप्शन दे रखा अपना, सेकंड ऑप्शन वो क्या है, टू टेस्ट, मतलब मूल्यांकन करना, ठीक है, मूल्यांकन करना। इफ द स्टूडेंट हैव अंडरस्टूड द पैसेज, ठीक है, मतलब बच्चा जो है, पहला देखे ना, टू इलिसिट द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, मतलब बच्चा क्या करे, जो भी शब्द हैं उन शब्दों का मीनिंग निकाले। इलिसिट का मतलब होता है निकालना, प्राप्त करना, अर्जित करना, ठीक है जी, उसका मीनिंग निकाले। दूसरा, टू टेस्ट इफ द स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टूड द पैसेज, मतलब बच्चों का ये मूल्यांकन करें, कब करें, जब बच्चा जो है वो क्या करे, ठीक है, अगर पैसेज को समझ गया है, ठीक है। देखो जी, मीनिंग जो होता है, टू इलिसिट द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, एक शब्द जो होता है, या फिर ऐसे कहें कि किसी भी शब्द का मीनिंग जो होता है वो उसके यूज पे डिपेंड करता है, कहां, किस स्थिति में, किस प्रकार से शब्दों का प्रयोग किया है, उसी स्थिति के ऊपर निर्भर करता है उसका मीनिंग। एक ही वर्ड है वो एक ही मीनिंग नहीं देता, अनेक मीनिंग देता है, तो उसके यूज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरा है टू टेस्ट, मतलब बच्चों का ये क्या करें, मूल्यांकन करें, परीक्षण करें। इफ द स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टूड द पैसेज, जब स्टूडेंट जो है उस पैसेज को समझ गए हैं। टू इंप्रूव द एक्सप्रेशन इन स्पोकन लैंग्वेज, दूसरी बात, आप पैसेज वगैरह जो है उससे प्रश्न पूछते हैं, तो उसमें बच्चे के लिए जरूरी है कि उसका बच्चे का जो प्रोनाउंसिएशन ड्रिल है, प्रोनाउंसिएशन की जो पावर है, आर्टिकुलेशन पावर जो है, उसमें क्या करें, आप सुधार करें। जो भी शब्दों का प्रयोग बच्चा गलत तरीके से काम में ले रहा है, तो आप उसको टोकें, ठीक है, उनको बोलें कि सही तरीके से इन शब्दों का उच्चारण करें, और सही अंग्रेजी का उच्चारण हो, यही हमारा अंग्रेजी शिक्षण का उद्देश्य है, कि अंग्रेजी में जो भी शब्द बोलें उनका उच्चारण जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे क्या होता है, सेम होना चाहिए। मतलब वो सेम कब होगा, जब आप उस शब्द का उच्चारण बिल्कुल आईपी के कोडिंग करोगे, तभी उसका उच्चारण क्या होगा, सही होगा। आंसर होगा आपका ऑल आर करेक्ट, सारे के सारे जो पार्ट हैं वो सब क्या हैं, सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, The mother tongue is always learned easily because, मातृभाषा जो है, ठीक है, उसको आसानी से सीखा जा सकता है, क्योंकि क्यों सीखा जा सकता है, प्रिंसिपल ऑफ आता है, प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग, मातृभाषा जो है उसका सही तरीके से प्रयोग करने का सिद्धांत। और मातृभाषा जरूरी है, क्योंकि विदेशी भाषा जो है, विदेशी भाषा, उसको सीखने के लिए हमेशा मदद ली जाती है, किसकी, मातृभाषा की, मदर टंग की, नेटिव लैंग्वेज की, नेशनल लैंग्वेज की। और हिंदी हमारी क्या है, मदर टंग है, हिंदी हमारी नेटिव लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज है, ये है। तो क्या है, क्या कर रहा था, मदर टंग इज ऑलवेज लर्नड, मातृभाषा उसको हमेशा सीखा जाता है, इजीली, मतलब आसानी से, क्योंकि क्यों सीखा जाता है, बात सही है। पहला ऑप्शन दे रखा है, देयर इज ए नेचुरल एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग मदर टंग, क्योंकि हमारे चारों ओर जो वातावरण जो होता है,
वो अक्सर किसका होता है? मातृभाषा सीखने का होता है। अपने आजू बाजू में जो भी लोग बैठे हैं, ठीक है, जिन लोगों से अपन दैनिक जीवन में अपन संपर्क करते हैं, ठीक है, वो सब किसके अवगत होते हैं? सब जानते हैं किसको? मदर टंग को जानते हैं, मातृभाषा को जानते हैं। सेकंड है द मदर टंग इज स्पोकन इन द एनवायरनमेंट क्रिएटेड बाय फैमिली एंड नेबरहुड, कि मातृभाषा जो है वो उस वातावरण में बोली जाती है जिस वातावरण को क्रिएट किया जाता है, वो पड़ोसियों के द्वारा या फिर हमारी फैमिली के द्वारा। बात वही आती है घूम फिर के, हमारे आजू बाजू में हमारा जो भी वातावरण है, ठीक है, उसमें अंग्रेजी मातृभाषा को बोला जाता है। द चाइल्ड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग लिसन्स टू हिज पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, फ्रेंड्स टॉकिंग इन दैट लैंग्वेज। और बच्चा जो होता है ना, वो बचपन से ही अगर देखें तो वो क्या है? सुनना या फिर बोलना सीखता है। किन से? अपने फैमिली मेंबर से। माता पिता भाई बहन जो भी हैं, उसके आजू बाजू में जो भी फैमिली के मेंबर हैं, वो अक्सर कौन सी भाषा काम में लेते हैं? मातृभाषा काम में लेते हैं। और इसी वजह से पूरा एनवायरनमेंट होता है वो किसका होता है? मदर टंग का होता है, ठीक है। और मदर टंग जो है ना, या एनवायरनमेंट है, वातावरण के संदर्भ में, एक बालक के संदर्भ में क्या था? वुडवर्थ ने एक बात कही थी कि आप मुझे कोई भी बालक दो, आप चाहो उसे डॉक्टर, इंजीनियर, आतंकवादी, जो आप चाहोगे मैं वही बना दूंगा। और ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, वातावरण पे। बालक जो होता है, शिशु जो होता है, उसको आप जिस माहौल में रखोगे उसी के अकॉर्डिंग वो अपने आप को ढाल लेता है, उसी के अकॉर्डिंग वो एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। उसको अलग से प्रशिक्षण लेने की उन चीजों की जरूरत नहीं होती। तो डियर, यहाँ पे आपका अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑल द करेक्ट, यानी जितने भी यहाँ पे ऑप्शन डिजाइन किए गए हैं वो सारे क्या है? बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ 4 स्किल्स। जो 4 कौशल दे रखे हैं, उन 4 कौशल का ऑर्डर क्या है, सीक्वेंस क्या है? तो देखिए, लैंग्वेज लर्निंग जो है, लैंग्वेज लर्निंग, उसमें प्रिंसिपल आता अपना, इसी के रिगार्डिंग में आपको बताऊंगा। एक आता प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज स्किल्स। भाषा के अगर अपन कौशल का जिक्र करें, ठीक है, तो ये क्या है? हमारे पास स्किल्स हैं, कौशल, ठीक है। क्या है? स्किल्स, कौशल आ गए। और इन कौशल की संख्या कितनी है? 4 स्किल्स बोल सकते हैं, या फिर इसको अपन फंडामेंटल स्किल्स भी कर सकते हैं। तो ये क्या कर सकते हैं अपन? 4 एस्पेक्ट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। 4 एस्पेक्ट जिनका सही क्रम होता है वो होता है LSRW, या फिर क्या होता है? USRW होता है। L स्टैंड फॉर लिसनिंग, S स्टैंड फॉर स्पीकिंग, R स्टैंड फॉर रीडिंग, और W स्टैंड फॉर राइटिंग, और U स्टैंड फॉर अंडरस्टैंडिंग। बच्चों, जो चीज हम सुनते हैं, ठीक है, उसको हम समझते भी हैं, और समझेंगे तभी ये मानो कि अपन ने सुना है। यानी लिसनिंग इज आल्सो कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। इसको हम लिसनिंग जो है उसको अपन अंडरस्टैंडिंग बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप, मैं उदाहरण बताऊं आपको, मैं समझने वाली बात का। आप जो यहाँ पे नोटबुक लिए बैठे हो, ठीक है, एक बार उस नोटबुक को क्लोज कीजिए। सुनाई दिया क्या? मैंने सभी अभ्यर्थियों को कहा कि जो नोटबुक आप लेके बैठे हो उस नोटबुक को क्लोज करो। सभी ने क्लोज कर दी, मतलब मैंने जो बोला वो आपने सुना है, और वो सुना है वो आपने समझा भी तो है। जो सुना है वो आपने समझा, तभी तो नोटबुक को बंद किया, ठीक है। जब तक कोई भी चीज अपन सुनते हैं उसको समझते नहीं है, तब तक सुनना सार्थक नहीं होता। लिसनिंग जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं होगी। कब तक? विदाउट अंडरस्टैंडिंग। लिसनिंग इज फिलर बोल सकते हैं, ठीक है, मतलब इनकम्प्लीट बोल सकते हैं। लिसनिंग इज इनकम्प्लीट विदाउट अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग के बिना लिसनिंग जो है वो अधूरी है, ठीक है। तो इसका सही क्रम जो होता है वो क्या होता है? LSRW, या फिर क्या मिल जाए आपको कहीं भी? USRW। तो कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। आगे अपन देखें, इसी को अपन लैंग्वेज स्किल बोल सकते हैं। तो आप अगर आपको पर्सन ऐसे पूछ ले कि भाषा जो था ना, लैंग्वेज है, उसका साइंटिफिक सीक्वेंस क्या होती है? लैंग्वेज जो है उसके साइंटिफिकली सीक्वेंस, ठीक है, या फिर लैंग्वेज जो है उसकी साइकोलॉजिकली सीक्वेंस कौन सी है? लर्निंग की साइकोलॉजिकल सीक्वेंस बोल सकते हैं। या लैंग्वेज जो है उसकी क्लासिकली सीक्वेंस क्या है? क्लासिकली सीक्वेंस क्या है? यानी व्हाट इज द क्लासिकल सीक्वेंस, व्हाट इज द साइंटिफिक सीक्वेंस, और व्हाट इज द साइकोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग, ठीक है। भाषा का तार्किक, मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक क्रम क्या होता है? तार्किक, मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक क्रम क्या होता है? तो दोस्तों याद रखना वो क्या होता है? LSRW ही होता है।
LSRW ही होता है, जिसमें शुरुआती L और S होता है। L और S यानी लिसनिंग और स्पीकिंग जो हैं ये दोनों क्या होते हैं, प्राइमरी स्किल्स होते हैं। कौन सा, प्राइमरी स्किल्स बोलेंगे जी, स्किल्स। और दूसरा क्या है, ROW जो होता है सेकंड है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्किल्स बोलते हैं। सेकेंडरी स्किल्स बोलोगे, राइट जी। वैसे ही एक वर्ड आता है हमारे पास इसमें, रिसेप्टिव आता है। रिसेप्टिव क्या आता है, रिसेप्टिव, रिसेप्टिव वर्ड आता है। जाने रिसेप्टिव का मीनिंग जो है वो क्या होता है, ठीक है। और रिसेप्टिव स्किल्स कौन कौन से होते हैं, तो एक हमारे पास रिसेप्टिव स्किल्स, क्या नाम दोगे, रिसेप्टिव स्किल्स, ये नाम दिया रिसेप्टिव स्किल्स। और रिसेप्टिव स्किल्स जो है, ठीक है, इसको हम दोस्तों इनपुट स्किल्स भी कह सकते हैं। क्या बोलोगे, इनपुट स्किल्स। मतलब इनपुट का मतलब क्या होता है कि बाहर जो चीज है उसको अंदर की ओर डालना, रिसेप्टिव स्किल्स बोलते हैं। और रिसेप्टिव स्किल्स जो है इसके रिगार्डिंग रीट 2016 में क्वेश्चन पूछा था कि रिसेप्टिव स्किल्स कौन कौन से होते हैं, लेकिन वो पूछा था लैंग्वेज फेस्ट इंग्लिश में, ठीक है। तो रिसेप्टिव स्किल्स होते हैं कौन कौन से होते हैं, LR होते हैं। LR मतलब लिसनिंग, और एक क्या आता है, रीडिंग। लिसनिंग और रीडिंग दोनों जो स्किल्स हैं इनको तो हम क्या बोलते हैं, रिसेप्टिव स्किल्स बोलते हैं। और एक आता है प्रोडक्टिव स्किल्स, जिसको अपन आउटपुट कह दें, प्रोडक्टिव स्किल्स जिसको अपन आउटपुट स्किल्स बोल सकते हैं। उसमें क्या आता है, SW आता है, मतलब स्पीकिंग, और एक क्या आता है, राइटिंग जो आता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिव स्किल्स बोलते हैं, ठीक है। और सबसे कठिन जो स्किल अपन देखें, ठीक है, मोस्ट टिपिकल्ट लैंग्वेज स्किल, जो DSSB 2017 में पूछा हुआ है, मोस्ट टिपिकल्ट लैंग्वेज स्किल्स, वो कौन सा होता है दोस्तों, वो होता है राइटिंग। क्या बोलोगे, राइटिंग। वो कौन सा होता है, राइटिंग होता है, ठीक है। याद रखोगे रिसेप्टिव स्किल्स लिसनिंग और रीडिंग, ठीक है। प्रोडक्टिव स्किल्स आउटपुट, स्पीकिंग और राइटिंग, यानी लिसन करते हैं फिर रीड करते हैं, तो उस चीज को हम क्या करते हैं, ग्रेस्पिंग करते हैं, अंदर की ओर क्या करते हैं, डालते हैं, हमारे मस्तिष्क में संजोते हैं। और प्रोडक्टिव का मतलब जो बोलते हैं तो वो अक्सर बाहर निकलता है, और जो लिखते हैं वो सबको दिखाई देता है। वो चीज़ भी क्या है, जो सोचते हैं अपन, सुनते हैं, उनको लिखते हैं, तो वो भी क्या होता है, प्रोडक्टिव होता है, ठीक है जी। तो इसमें कैसे भी क्वेश्चन डिजाइन करें, जैसे पर्सन डिजाइन करें कि व्हाट इज द साइकोलॉजिकल, व्हाट इज द साइंटिफिक एंड व्हाट इज द क्लासिकल सीक्वेंस या ऑर्डर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग, तो दोस्तों याद रखोगे ना, क्या होता है, LSRW। और लिसनिंग जो होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, अंडरस्टैंडिंग, तो इसी को अपन क्या बोल सकते हैं, USRW। क्या कह सकते हो आप इसे, USRW बोल सकते हैं, राइट नाउ। दूसरी बात क्या है, प्राइमरी स्किल्स, दूसरा सेकेंडरी स्किल्स। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या ये है कि रिसेप्टिव स्किल्स कौन कौन से होते हैं। तो रिसेप्टिव स्किल्स वो क्या है, एक तो है लिसनिंग, एक रीडिंग, और प्रोडक्टिव में क्या आता है, स्पीकिंग और राइटिंग। तो देखिए यहाँ पे आंसर देखिए, लिसन रीडिंग नहीं, लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग, 2 नंबर आंसर होगा, यही आपका अप्रोप्रिएट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है वो देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है हमारा, व्हाट आर द स्पेशल टेक्निक्स रिक्वायर्ड टू मोटिवेट स्टूडेंट्स टू द लर्न फॉरेन लैंग्वेज। कौन सी विशिष्ट तकनीकी है जिसकी जरूरत होती है कि बच्चे जो है ना उनको वो क्या करें, अभिप्रेरित करें टू लर्न द फॉरेन लैंग्वेज, विदेशी भाषा सीखते समय। यानी एक विदेशी भाषा को सिखाने के लिए बच्चों को अभिप्रेरित करने हेतु कौन सी या कौन कौन सी विशिष्ट तकनीक है, उसका हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों मोटिवेशन है, मोटिवेशन क्या है, जरूरी है, इसेंशियल स्टेप है, किसके लिए, लर्नर के लिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में। यहां तक कि स्किनर ने एक बात की थी कि मोटिवेशन इज द सुपर हाईवे ऑफ लर्निंग। अधिगम जो है उसका श्रेष्ठ राजमार्ग है, सबसे बड़ा जो राजमार्ग है वो क्या है, मोटिवेशन है, ठीक है। मोटिवेशन
इज या आर ऑफ टू टाइप्स, कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक तो क्या होता है इंटरनल मोटिवेशन और एक होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन। एक्सटर्नल मोटिवेशन जो है वो अक्सर किया जाता है, ठीक है, बाह्य अभिप्रेरणा का विकास जो होता है वो शिक्षक के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा, किसी फ्रेंड के द्वारा। लेकिन इंटरनल मोटिवेशन जो है वो खुद की जो इनर फीलिंग्स होती हैं, इनर जो इमोशंस होती हैं, डिजायर्स होती हैं, विलिंग्स होती हैं, वो बच्चे को पुश करती हैं, ठीक है, काम करने के लिए प्रेरित करती हैं, वो होता है इंटरनल मोटिवेशन। और मोटिवेशन को डेवलप करने के लिए अक्सर हम क्या करते हैं? 4 टेक्निक काम में लेते हैं। कौन कौन सी? 4 टेक्निक काम में लेते हैं। कौन कौन सी देखना? एक है अराउजिंग टेक्निक, एक है एक्सपेक्टेंसी टेक्निक, एक है इंसेंटिव टेक्निक, और चौथी जो टेक्निक है जो यहाँ पे ऑप्शन में मैंने लिखी नहीं है, लिख भी नहीं सकता क्योंकि ऑप्शन 4 ही है, वो आती है हमारे पास वेरिड टेक्निक। क्या आता है? वेरिड। इस साइड में देखिए आप, वेरिड टेक्निक आती है, वेरिड टेक्निक अपने हिसाब से लिखना। वेरी कौन सा है? VARY, और इस वेरी का मीनिंग होता है बदलना। वेरी का मतलब बहुत, और ये VARY जो होता है इसका मीनिंग होता है वो क्या होता है? बदलना, किसी चीज को परिवर्तित करना, ठीक है, वो क्या कहलाता है? वेरी कहलाता है, जाता है, ठीक है। इंसेंटिव अराउजिंग टेक्निक होता है वो क्या होता है कि बच्चा फ्रस्ट्रेशन होता है, तनाव वगैरह बोलें, ठीक है, डिप्रेशन, स्ट्रेस वगैरह अपन बोल सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से स्लीपीनेस, नींद वगैरह बच्चे को आ रही होती है, अर्थात उबाऊ होता है, लेजीनेस से ग्रसित होता है, ठीक है, और उससे बच्चा जूझ रहा है, तो बच्चे को अपन क्या करते हैं? एक्टिव और अलर्ट बनाने के लिए अराउजिंग टेक्निक काम में लेते हैं। और अराउजिंग टेक्निक को डेवलप करने के लिए जो हम डिवाइस काम में लेते हैं वो क्या लेते हैं? जैसे बच्चों को मॉडल है, मैप है, चार्ट है, ठीक है, डायग्राम है, ठीक है, इन क्या है मतलब शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग अगर अपन करें, ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग करें तो बच्चों में अराउजिंग टेक्निक है वो क्या हो जाएगी? डेवलप हो जाएगी। दूसरी बात क्या है? एक्सपेक्टेंसी टेक्निक। एक्सपेक्टेंसी टेक्निक जो है वो क्या है कि बच्चा जूझ रहा होता है इस समस्या से कि मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, क्या पढ़ूं, क्या ना पढ़ूं, मैं क्या, मुझे क्या करना है, मुझे किसकी नौकरी लगना है, क्या करना है, बड़ा होकर क्या बनना है। मतलब इस चीज का जो, इस चीज के प्रति जो बच्चे के में जो स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करती है, क्लियर कट गोल जो है उसका निर्माण जो करती है वो कौन सी करती है? एक्सपेक्टेंसी टेक्निक करती है। तीसरा क्या है? इंसेंटिव टेक्निक। और इंसेंटिव टेक्निक में दोस्तों क्या होता है? इंसेंटिव होता क्या है? जैसे मान लो आपका मूल वेतन 100 रुपए, 100 रुपए मिलता है आपको पर डे मान लें, या फिर महीने के अपन को क्या है कि 3000 रुपए मिलते हैं, और 3000 रुपए के साथ जो है वो ये है कि आप ये अच्छा काम करोगे तो आपको 100 रुपए 200 रुपए हम आपको और देंगे, या फिर आपसे वो क्या है प्रेरित होते हैं, आप अच्छा वर्क करते हैं तो वो खुश होकर अक्सर आपको क्या है 200 रुपए 300 रुपए प्लस में आपको और दे दिए जाते हैं, आपको और दे दिए जाते हैं। तो ऊपर जो 200 रुपए आपको मिले वही क्या है? आपका इंसेंटिव है। मूल वेतन तो 3000 रुपए, तो 200 मिल रहा है, वही क्या है? इंसेंटिव। अगर इसी बात को हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया मीन्स टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में लागू करें तो एक शिक्षक होने के नाते बच्चे जो है, ठीक है, उनका इंटरेस्ट क्रिएट करने हेतु, बच्चों को अभिप्रेरित करने हेतु आप किस प्रकार से उसको इंसेंटिव देंगे? इंसेंटिव तो बच्चों को क्या करोगे आप? इंसेंटिव कैसे देंगे? जैसे बच्चों को एक तो प्रेज, बच्चों की प्रशंसा करें। प्रशंसा से अक्सर बच्चे क्या हैं? मोटिवेट होते हैं, खुश होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, बच्चों को अवार्ड अथवा रिवार्ड दें। अवार्ड और रिवार्ड, अवार्ड में प्रॉपर एक राशि होती है और रिवार्ड जो होता है उसमें क्या होता है? सम्मान होता है, शाबाश जो भी है, जिसको अपन रीइंफोर्समेंट भी कह सकते हैं, पुनर्बलन है उसका प्रयोग करें आप, ठीक है। वैसे अपन देखें अवार्ड रिवार्ड आ गया। पनिशमेंट, हालांकि राइट ऑफ टू एजुकेशन जो है, ठीक है, उसमें पनिशमेंट का हक है बिल्कुल हटा दिया गया है। तो ये अक्सर डिवाइस अपन काम में लेते हैं किसके लिए? इंसेंटिव टेक्निक के लिए। और वेरी टेक्निक में क्या होते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है, समय समय के अनुसार हर चीज में क्या है? परिवर्तन होता है, होना चाहिए भी। वैसे आप शिक्षक हैं, अगर मान लो आप एक ही प्रकार की मेथड है, एक ही प्रकार की विषय वस्तु है, उससे अगर बच्चों को आप पढ़ाओगे, साल 2 साल 3 साल बाद में आप बिल्कुल खत्म हो जाओगे। अपने आप को अपडेट करना बहुत जरूरी है, समय समय के अनुसार क्या करना होगा? आपको बदलाव करना होगा। और ये बदलाव अक्सर कितने प्रकार का हो सकता है? 2 प्रकार का हो सकता है। ये बदलाव जो है वो 2 प्रकार का होगा। ये 2 प्रकार कौन से होंगे? एक तो है चेंज इनटू सब्जेक्ट मैटर, आप अपनी विषय वस्तु का क्या करें? विषय वस्तु में बदलाव करें।
एक ही प्रकार की विषय वस्तु होती है, अक्सर उससे बच्चे बोर हो जाते हैं। बहुत से टीचर ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनसे आप 5 साल पहले पढ़े हो तो उनके नोट्स वही हैं जो आज हैं, ठीक है, वही क्वेश्चन करवा रहे हैं, उसी तरीके से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब आप 5 साल बाद में उस टीचर से दोबारा पढ़ने के इच्छुक बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक है। एक आप इनोवेटिव टीचर हैं, क्रिएटिव टीचर हैं, तो जरूरी है कि आप समय समय पर आप क्या करें, विषय वस्तु का बदलाव करें। दूसरा जो चेंज बताया मैंने आपको वो क्या है, चेंज इनटू सब्जेक्ट मैटर, ये तो मैंने बता दिया। चेंज इनटू मेथड, टेक्निक या फिर अप्रोच, आप पढ़ाने में जो भी टेक्निक है, जो भी मेथड है, ठीक है, वो जो काम में लेते हैं समय समय पर उसमें भी क्या करें, आप बदलाव करें, तब आपकी टीचिंग क्या होगी, इंटरेस्टिंग होगी, बच्चे उससे क्या होंगे, मोटिवेट होंगे। तो दोस्तों इसमें सारे के सारे आ जाएंगे, ठीक है। सारे का मतलब 4 टेक्निक आ गई मोटिवेशन के लिए। अराउजिंग टेक्निक, दूसरी क्या आती है, एक्सपेक्टेंसी टेक्निक, तीसरी इंसेंटिव टेक्निक, और चौथी जो टेक्निक आती है अपनी वो कौन सी आती है, वेरिड टेक्निक आएगी। कौन सी आएगी, वेरिड टेक्निक। राइट नाउ जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेडेशन इंप्लाइज। ग्रेडेशन का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। और ग्रेडेशन जो है वो रीट 2016 में पूछा था, इसका मीनिंग क्या होता है। और आरपीएससी सेकंड ग्रेड इंग्लिश टीचर 2011 में भी पूछा हुआ है, व्हाट इज द मीन ऑफ ग्रेडेशन। बताया था ना, शिक्षण जो होता है उसमें जो शिक्षण विधि होती है शिक्षक की, उसमें 4 चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। सिलेक्शन, नंबर 2 ग्रेडेशन, तीसरा क्या आता है, प्रेजेंटेशन, और चौथा कौन सा आता है, रिपीटेशन। सिलेक्शन का मतलब टू सिलेक्ट द मैटर, मैटर को चुनाव करें। और चुनाव क्यों करें, बिकॉज द होल सब्जेक्ट मैटर कैन नॉट बी टॉट इन ए शॉर्ट टाइम, कि संपूर्ण विषय वस्तु है वो अल्प समय में कभी नहीं पढ़ाई जा सकती। इसी विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए टीचर क्या करता है, विषय वस्तु को सिलेक्ट करता है, ठीक है जी, जो इंपॉर्टेंट होता है। ग्रेडेशन का मतलब होता है एक्सप्लेनिंग द वर्ड्स, कि जो भी शब्द हैं उनको क्या करें, एक्सप्लेन करें। दूसरा है सिंप्लीफाइंग द मैटर, विषय वस्तु को आसान बनाए। एनालाइजिंग द सेंटेंस, ठीक है, मतलब वाक्य जो उसका विश्लेषण करे। और सिंथेसाइजिंग द सेंटेंस, और वाक्य जो है उसका संश्लेषण करे। एनालिसिस क्या होता है, कम चीज होती है उसको फैलाना, विश्लेषण करना। और संश्लेषण का मतलब क्या होता है कि फैली हुई चीज को छोटा करना, वो क्या होता है, सिंथेसिस होता है, ठीक है जी। तो इसमें सही आपका अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो कौन सा होगा, सिंप्लीफाइंग द मैटर, ये आपका अप्रोप्रिएट आंसर होगा, ठीक है जी, सॉरी। अगला क्वेश्चन है व्हेन वर्ड्स आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। देखो दोस्तों, ग्रेडेशन जो होता है वो निम्नलिखित प्रिंसिपल हैं उन पे आधारित होता है, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल में कौन कौन से आते हैं, एक आता है प्रिंसिपल ऑफ लर्न एबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ टीच एबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ अवेलेबिलिटी, और चौथा आता है प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग। प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग आता है, ग्रुपिंग। और ग्रुपिंग जो है ये अक्सर कितने प्रकार की हो, तो दोस्तों 4 प्रकार की है। एक है फोनेटिक ग्रुपिंग, दूसरा जो पार्ट अपना जिसको अपन क्या बोलते हैं, सिमेंटिक ग्रुपिंग। वे बच्चे जो अंग्रेजी से डरते हैं और इस वजह से डरते हैं कि इंग्लिश में तो टीचिंग मेथड मारसी और कुछ नहीं है, टीचिंग मेथड मारसी, टीचिंग मेथड मारसी, ठीक है। रामबाण चीज होगी, कक्षा में पढ़ेंगे ना अपन तो हर एक चीज कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर होता जाएगा। टीचिंग मेथड में ऐसा कुछ भी कठिन नहीं है जो आप नहीं समझोगे, नहीं सीख पाओगे, ठीक है। जरूरी है सिर्फ आपके कंसंट्रेशन की और हमारे प्रति विश्वास की, ठीक है। सिमेंटिक ग्रुपिंग, तीसरी जो ग्रुपिंग आती है वो आती है लेक्सिकल ग्रुपिंग, लेक्सिकल ग्रुपिंग, ठीक है जी। और चौथा जो पार्ट आता है हमारा जिसको हम बोलते हैं ग्रामेटिकल ग्रुपिंग, ग्रामेटिकल ग्रुपिंग। ये 4 प्रकार की ग्रुपिंग होती है दोस्तों। ग्रामेटिकल ग्रुपिंग जो होती है उसके अंतर्गत बच्चों को हम सेम स्ट्रक्चर वाले वाक्य हैं उनके एक्सरसाइज कराते हैं, उनको पढ़ाते हैं। दूसरी बात, फोनेटिक ग्रुपिंग में क्या होता है कि सेम साउंड वाले जो शब्द होते हैं, जैसे मैंने लिखा काइट, माइट, बाइट, हाइट, राइट, टाइट, नाइट, ऐसे आ गए। सभी में आई डिप्थोंग जो है उसका यूज हो रहा है, बच्चों को एक साथ पढ़ा दो आप, ऐसा ही होता है फोनेटिक ग्रुपिंग में। जो सेम साउंड वाले जो शब्द होते हैं, ठीक है, उनको क्या है एक साथ पढ़ाएं। सिमेंटिक ग्रुपिंग का मतलब वर्ड्स ऑफ द सेम मीनिंग, एक शब्द वाले, एक अर्थ वाले जो शब्द होते हैं ना, समान जो होता है ना, समान अर्थ वाले जो शब्द होते हैं उन शब्दों को एक साथ पढ़ाएं। जैसे सिनोनियम, एक वर्ड काम में लिया, लोक्वासियस कोई वर्ड आ गया, जैसे मान लो हमारे पास एक वर्ड आ गया लोक्वासियस, ठीक है। अब लोक्वासियस का मतलब बच्चों क्या होता है
एक व्यक्ति जो बहुत ज्यादा बातचीत करता है उसको अपन क्या बोलते हैं, लोकवाचियस बोलते हैं। अब इसी के सिमिलर वर्ड कौन कौन से हो सकते हैं, वो इसी के साथ बताओ ना बच्चों को, ठीक है। लोकवाचियस जो है, ठीक है, उसके सिमिलर वर्ड। तो गैरुलियस का मीनिंग भी क्या होता है दोस्तों, बातूनी होता है, ठीक है। टोकेटिव का मीनिंग होता है, वो भी क्या होता है, बातूनी होता है। बॉम्बेस्टिक का मीनिंग होता है, वो भी क्या होता है, बातूनी होता है। चैटी का मीनिंग भी क्या होता है, बातूनी। और चैटर बॉक्स का मतलब भी क्या होता है, बातूनी, ठीक है। इस तरीके से आपने एक साथ क्या कर दिया, ठीक है, सारे जो समानार्थी शब्द हैं, ठीक है, सेम अर्थ वाले जो शब्द हैं उनको एक साथ पढ़ा दिया, जो किसका उदाहरण है, सिमेंटिक ग्रुपिंग का उदाहरण है। एक हमारे पास लेक्सिकल ग्रुपिंग। लेक्सिकल ग्रुपिंग आता है, वो क्या आता है, सिचुएशन के अनुसार शब्द पढ़ाना, ठीक है। क्या है, व्हेन वर्ड्स आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, यानी सिचुएशन के अनुरूप शब्दों का क्या बनाना, ग्रुप बनाना। जैसे आप क्या हो, जैसे आर्मी में हो तो आर्मी में क्या क्या आता है, जैसे सोल्जर आ गया, ठीक है, हवलदार है, ठीक है। उसके बाद में फिर क्या गया आपका, हवलदार के बाद क्या है, जैसे नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, कैप्टन, ठीक है, कर्नल, जनरल, ये आते हैं। तो इनका क्या कर दिया आपने, ग्रुप बना दिया। तो वो किसका उदाहरण हो गया, लेक्सिकल ग्रुपिंग का हो गया, ठीक है। आप पुलिस में है तो इसका मतलब कांस्टेबल, वैसे क्या बोला, हेड कांस्टेबल, एएसआई, एसआई, ठीक है, इंस्पेक्टर या फिर सीआई बोल सकते हैं, ठीक है, डीएसपी, एएसपी, एसपी, ठीक है, ये आ गया, आईजी, डीआईजी जो भी है, ठीक है। ये किसका भाग है, पुलिस से रिलेटेड वर्ड है, तो किसका उदाहरण हो गया, लेक्सिकल ग्रुपिंग का। तो दोस्तों यही आपका अप्रोप्रिएट आंसर होगा, कौन सा होगा, लेक्सिकल ग्रुपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिमेंटिक सीक्वेंस मींस, सिमेंटिक का मतलब बताया था क्या होता है, अकॉर्डिंग टू मीनिंग, ठीक है। इट इज डन अकॉर्डिंग टू मीनिंग ऑफ वर्ड्स, ठीक है, जो पहला ही ऑप्शन है उसी टाइम पे मैंने आपको समझा दिया था। लेक्सिकल सीक्वेंस जो है, ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, माफी चाहूंगा, यही इसका आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेक्सिकल सीक्वेंस का मीनिंग जो है वो क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑन द ईव ऑफ, ये एक ईडियम है, ऑन द ईव ऑफ, इसका मीनिंग क्या होता है, तो ऑन द ईव जो होता है कि ईडियम होती है दोस्तों, इसका मीनिंग होता है जस्ट बिफोर, थोड़ी देर पहले, ठीक है, ऑन द ईव ऑफ, तो जस्ट बिफोर, ये क्या होगा, इसका अप्रोप्रिएट मीनिंग होगा। एक हिज ऑन अकॉर्ड, और ये क्वेश्चन लगभग अभ्यर्थी हैं उन्होंने गलत किया था। ऑन हिज ऑन अकॉर्ड का मीनिंग जो है बच्चों ने किया था अकॉर्डिंग टू हिज जजमेंट, ज्यादातर स्टूडेंट ने ये आंसर लिया था, ठीक है। तो वो क्या होता है, ऑन हिज ऑन अकॉर्ड का मतलब होता है स्वेच्छा से, क्या होता है, स्वेच्छा से होता है, खुद की इच्छा से होता है। और उसका सही अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा होगा, वॉलंटरीली, ये भी होता है स्वेच्छा से, और विलिंगली इसका मीनिंग भी क्या होता है, स्वेच्छा से, यही आपका आंसर है। बाय लिप्स एंड बाउंड्स, बाय लिप्स एंड राउंड्स, बाउंड्स ये पार्ट है। तो एक तो है ग्रेजुअली, ऑप्शन डी जा रखें, ग्रेजुअली का मतलब होता है कर्मिक रूप से, क्या है, कर्मिक रूप से। एक है इरेगुलरली, इरेगुलरली का मीनिंग होता है वो क्या होता है, अनियमित रूप से, अनियमित रूप से। एक रैपिडली, तेजी से, और एक का स्लोली, वो होता है धीरे धीरे, धीरे से। तो ऑन लिप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है वो क्या होता है, तेजी से होता है, तेज गति से होता है। तो जिसके लिए आपका आंसर कौन सा होगा, रैपिडली, या फिर आप फास्ट भी कह सकते हैं, रैपिडली या फिर क्या मिल जाएगा आपको, फास्ट मिल जाएगा, राइट जी। नेक्स्ट जो इडियम है वो देखिए, टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ, मतलब टर्न होना, ए न्यू लीफ मतलब एक नई पत्ती की ओर, अर्थात एक नई जिंदगी शुरुआत करना, एक नई लाइफ शुरू करना, ठीक है। तो पहला टू चेंज कंप्लीटली वंस कोर्स ऑफ एक्शन, कोई भी व्यक्ति जो है उसका जो कोर्स वगैरह जो है काम करने का, उसको पूर्ण रूप से बदल लेना नहीं, ठीक है, काम बदलना ये नहीं होता, ठीक है। एक है टू शिफ्ट अटेंशन टू न्यू प्रॉब्लम्स आफ्टर हैविंग स्टडीड द ओल्ड वंस थ्रूली, नहीं है। एक है टू कवर अप वंस फॉल्ट्स बाय वेयरिंग न्यू मार्क्स, और एक है टू चेंज द ओल्ड हैबिट्स, पुरानी जो आदतें होती हैं उनको बदल देना, एंड अडॉप्ट न्यू हैबिट्स, और नई जो आदतें हैं उनका निर्माण करना। और गाइज यही क्या होगा, आपका अप्रोप्रिएट आंसर होगा। आगे टू बी एट डेगर्स ड्रॉन, बड़ी इंपॉर्टेंट ईडीएम है, जो ईडीएम डाली है वो इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछी हुई ईडीएम है, उन्हीं को समावेशित किया गया है, ठीक है। टू बी एट डेगर्स ड्रॉन का मतलब होता है किसी के बीच में कट्टर दुश्मनी होना, ठीक है, कट्टर दुश्मनी होना। तो इसका अप्रोप्रिएट आंसर आपका क्या होगा, टू बी बिटर एनिमिटी, टू बी बिटर एनिमिटी, ठीक है। उम्मीद करता हूं सब बच्चे हैं उन्होंने ध्यानपूर्वक सुना होगा, ठीक है। और इस प्रकार से पेपर विश्लेषण वाला जो बिंदु है आपका वो क्या हुआ, पूरा हुआ। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।
पहला प्रश्न है कि संस्कृत भाषा शिक्षण समये छात्रान् कस्यापि नगरस्य ऐतिहासिकीं भौगोलिकं च स्थितिम अवबोधयितुं प्रयोगः क्रियते। ये प्रश्न क्या कह रहा है कि संस्कृत भाषा शिक्षण के समय, यहाँ पे संस्कृत भाषा शिक्षण की बात हुई है कि संस्कृत भाषा शिक्षण के समय छात्रों को कस्यापि नगर से, किसी भी नगर की ऐतिहासिक स्थिति की और या फिर भौगोलिक स्थिति का अगर आपको ज्ञान करवाना है, प्रयोग करवाना है, तो आप कौन सा इनमें से उत्तर चयन करेंगे? मानचित्र के आधार पर करवाएंगे या रेखा चित्र के आधार पर करवाएंगे या प्रतिकृतियों के आधार पर करवाएंगे या भित्ति चित्रों के आधार पर करवाएंगे? तो ध्यान रखिएगा कि यदि किसी भी नगर की ऐतिहासिक या भौगोलिक स्थिति का अवलोकन करना है तो वहाँ आप मानचित्रों के माध्यम से उसका अध्ययन करवाएंगे। अगला आता है सूक्ष्म यानी कि मृदु उपागम है। सूक्ष्म या मृदु उपागम कौन सा है? समाचार पत्र, ये सूक्ष्म और मृदु उपागम होते हैं। और शैक्षिक क्रीड़ा, ये शैक्षिक क्रीड़ा भी मृदु उपागम माना गया है, जबकि यहाँ पे उभय उत्तर लिखा हुआ है, इसलिए सूक्ष्म यानी कि मृदु जो उपागम है इसका सही आंसर होगा समाचार पत्र और शैक्षिक क्रीड़ा दोनों हो जाएंगे। अगला प्रश्न, पाठ्य पुस्तकानि खाली जगह शिक्षण से आधारशिला भवन्ति, यानी कि जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं ये किसके शिक्षण की आधारशिला होती हैं? पाठ्य पुस्तकें छात्र के शिक्षण की, अभिभावक के शिक्षण की, या प्राचार्य महोदय के शिक्षण की, या शिक्षक के शिक्षण की? तो ध्यान रखिएगा कि पाठ्य पुस्तकें शिक्षक के शिक्षण की आधारशिला होती हैं। भाषा पंजिकायाः प्रयोग है शिक्षणे भवति। भाषा पंजिकायाः प्रयोग है, भाषा पंजिका का प्रयोग खाली जगह शिक्षणे भवति शिक्षण में होता है। भाषा के शिक्षण में होता है या गणित के शिक्षण में होता है या विज्ञान के शिक्षण में होता है या किसी के भी शिक्षण में नहीं होता। तो याद रखिएगा कि भाषा पंजिका का प्रयोग हमेशा भाषा के शिक्षण में होता है। ये इसका आंसर होगा भाषा। नदीनां पर्वतानां च स्थितिं प्रदर्शनाय उपयोगी भवति, अर्थात यहाँ पे नदियों का या पर्वतों की जो स्थिति है उसका अगर आप प्रदर्शन करना चाह रहे हैं तो इसके लिए उपयोगी कौन हो जाएगा? यहाँ पे रेखा चित्र होगा या मानचित्र होगा या पत्रकम होगा या प्रतिलिपि प्रतिकृति। तो ध्यान रखिएगा कि नदी और पर्वतों की जो स्थिति है अगर इसका अध्ययन कराना है तो मानचित्रों के आधार पर अध्ययन करवाया जाएगा। अगला प्रश्न, यांत्रिक साधनम अस्ति, यांत्रिक साधन है उन्नत शीर्ष प्रक्षेपिका है या अभिनय है या संग्रहालय है या पाठ्य पुस्तक है? तो जो यांत्रिक साधन है ये उन्नत शीर्ष प्रक्षेपिका को माना है, यानी कि OHP ऑप्टिकल हेड प्रोजेक्टर ये माना है। WWW यानी कि WW और W का पूरा नाम क्या है? तो WWW का जो पूरा नाम है वह होता है वर्ल्ड वाइड वेब। 1 नंबर इसमें आंसर होगा। अगला सवाल है श्रव्य साधनम नास्ति, श्रव्य साधन नहीं है। श्रव्य साधन नहीं है, अब नहीं है बताइएगा, रेडियो है या ध्वनि पंजिका या भाषा पंजिका या नाटक? तो ध्यान रखिएगा श्रव्य साधन नहीं है पूछा है। रेडियो होता है, ध्वनि पंजिका होती है और भाषा पंजिका भी श्रव्य साधन होती है, लेकिन नाटक श्रव्य नहीं होता। नाटक दृश्य और श्रव्य दोनों होता है, जिसको देखा भी जाता है और सुना भी जाता है। अगला प्रश्न है कि संगणकम अस्ति, संगणकम कहा जाता है कंप्यूटर को, किसको कहा जाता है? कंप्यूटर को। अब कंप्यूटर कैसा साधन है? कंप्यूटर श्रव्य साधन है या दृश्य साधन है या श्रव्य दृश्य साधन है या कोई नहीं है? तो ये स्वाभाविक सी बात है कि कंप्यूटर जो होता है वो दृश्य भी होता है और श्रव्य भी होता है। अगला प्रश्न है संस्कृत शिक्षणे परंपरागत सहायक उपकरणम अस्ति, कि संस्कृत के शिक्षण में परंपरागत सहायक उपकरण की बात की है। संस्कृत शिक्षण में परंपरागत जो सहायक उपकरण है वो दूरदर्शन होता है या आकाशवाणी होता है या मानचित्र होता है या श्यामपट्ट होता है? तो याद रखिएगा कि संस्कृत के शिक्षण में जो परंपरागत सहायक उपकरण में आता है वह इनमें से श्यामपट्ट आता है। संस्कृत शिक्षणे
संप्रेषण उपागमे प्रधानता भवति। संस्कृत के शिक्षण में, किसके शिक्षण में? संस्कृत के शिक्षण में संप्रेषण उपागमों में जो प्रधानता होती है वह प्रधानता पुस्तक की होती है या श्यामपट्ट की होती है या छात्र की होती है या अध्यापक की होती है? तो संप्रेषण उपागम में अध्यापक को महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि संप्रेषण आगम और निगम करने में यानी कि आदान प्रदान करने में अध्यापक की विशेष भूमिका होती है। अगला प्रश्न है कि त्रिआयामी साधनम अस्ति, त्रिआयामी साधन है। अब यहाँ पे जो ये त्रिआयामी साधन माना है, ये त्रिआयामी साधन किसको मानेंगे हम लोग? तो यहाँ काष्ठ पुतलिका को मानेंगे या वास्तविक पदार्थों को मानेंगे या प्रतिकृतियों को मानेंगे या सभी को मानेंगे? तो यहाँ पर जो हम ये उत्तर देख रहे हैं इनके आधार पर उत्तर निकल के आएगा काष्ठ पुतलिका, वास्तविक पदार्थ और प्रतिकृति, ये तीनों ही त्रिआयामी साधन हैं, इसलिए राइट आंसर क्या आ जाएगा? सर्वे। संप्रेषणम भवति, संप्रेषण होता है। संप्रेषण क्या होता है? शाब्दिक होता है, अशाब्दिक होता है या दोनों होता है या कोई सा भी नहीं होता? याद रखिएगा संप्रेषण शाब्दिक भी होता है और अशाब्दिक भी होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? उभयोः, दोनों। दृश्य साधना नाम सर्वोत्तम साधनम वर्तते, दृश्य साधनों का जो सर्वोत्तम साधन है, ठीक है ना, दृश्य साधनों में भी अगर देखा जाए तो सर्वोत्तम साधन पूछा है, सर्वोत्तम साधन पूछा है दृश्य में, तो श्यामपट्ट फलक यानी कि श्याम फलकम का मतलब होता है श्यामपट्ट, संग्रहालय होता है या मानचित्र होता है या पुस्तकालय होता है। तो दृश्य साधनों में सर्वोत्तम किसको माना है? श्यामपट्ट को माना है। अगला प्रश्न लेते हैं। दूरदर्शनम अस्ति, दूरदर्शन है, सूक्ष्म उपागम होता है या मृदु उपागम होता है या स्थूल उपागम होता है या कोई सा भी नहीं होता? तो याद रखिएगा कि जो दूरदर्शन होता है, टेलीविजन वगैरह होता है, ये स्थूल उपागमों की श्रेणी में पढ़ा जाता है। छात्र है आगच्छति, छात्र आता है। अब देखिएगा यहाँ कह रहा है छात्र आगच्छति, तो विद्यालयम, विद्यालय से, विद्यालयात या विद्यालय, तो विद्यालयात, क्योंकि छात्र आ रहा है, यहाँ पे किसकी क्रिया हो रही है? अपादान की क्रिया हो रही है, अपादान की क्रिया हो रही है। विद्यालय से आ रहा है, आ रहा है कहाँ से आ रहा है? विद्यालय से, ठीक है ना। अगला सवाल है खाली जगह सर्वतः गोचारण भूमि अस्ति, कि खाली जगह सर्वतः मानी सभी जगह गोचारण भूमि अस्ति, गाय चराने की भूमि है। अब यहाँ पे क्या लगा हुआ है? सर्वतः, और जहाँ सर्वतः आ जाता है अभितय प्रत्यय समिया निक्सा आदि 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 जो आता है वहाँ पर कौन सी विभक्ति हो जाती है? द्वितीय, और ग्रामम में कौन सी विभक्ति लग जाएगी? द्वितीय। अगला प्रश्न लेते हैं। असत्यम चिनुत, असत्य चुनिए। असत्य कथन का चयन करना है। अलम के योग में तृतीया विभक्ति होती है, बिल्कुल होती है। अनु के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, बिल्कुल होती है। यावत के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, बिल्कुल होती है। लेकिन समम के योग में पंचमी विभक्ति नहीं होती, समम के योग में तृतीय विभक्ति होती है। सह साकम समम सार्धम, ये विभक्ति होती है। क्रिया जनकत्वम, जो क्रिया का जनक होता है, क्रिया का जनक किसे माना है? क्रिया का जनक माना गया है समास को, उपसर्ग को, कारक को या प्रत्यय को। तो आपने परिभाषा पढ़ी होगी क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, क्रिया का जो जनक है वही कौन है? कारक। कि कर्म वाच्य से क्रिया भवति, कर्म वाच्य की क्रिया होती है। जानिए कि कर्म वाच्य की क्रिया कैसे होती है? सकर्मक होती है, अकर्मक होती है, सकर्मक अकर्मक होती है या कोई सी भी नहीं होती। तो जानिएगा कि हमको यहाँ पे क्या लिखना होगा? कर्तृवाच्य, यहाँ पे लिखना होगा कर्मवाच्य और यहाँ पे क्या लिखना होगा? भाववाच्य। ये तीनों टेबल जाननी है। अब कर्तृ, कर्म और क्रिया है ना, तो इसके अंदर तो क्या देखना होता है? क्रिया में ये होती है सकर्मक, ये सकर्मक प्लस कैसी होती है? अकर्मक। यहाँ जो पाई जाती है क्रिया वो मिलती है सकर्मक, सकर्मक, और यहाँ मिलती है उसका नाम है अकर्मक। क्या नाम है? अकर्मक। अब देखिएगा यदि कर्तृवाच्य की क्रिया पूछे तो सकर्मक अकर्मक दोनों है। यहाँ पूछा है कर्मवाच्य की क्रिया, तो जो कर्मवाच्य की क्रिया है वो कैसी है? सकर्मक, इसलिए राइट आंसर क्या आएगा? सकर्मक। अब अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आता है स्थाल्याम पचति तंडुलान स्थाल्याम पदे विभक्ति चयनम कुरुत। स्थाल्याम पचति तंडुलान, चावलों को थाली में पकाया है। अब यहाँ पे स्थाल्याम में विभक्ति पूछी है,
तो स्थल्या में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? क्योंकि आपने एक सूत्र पढ़ा होगा आधारो अधिकरणम, आधारो अधिकरणम, ये सूत्र पढ़ा होगा। आधारो अधिकरणम सूत्र ये कहता है कि जब किसी कार्य को करने के लिए किसी आधार की आवश्यकता होती है, क्योंकि आधार कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, औपसेलेसिक, वैश्विक और अभिव्यापक। तो यहाँ पे जो औपसेलेसिक आधार है उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि चावलों को थाली में यानी कि डेगची में पकाया जा रहा है, कोई बर्तन में पकाया जा रहा है, तो वहाँ पे कौन सी विभक्ति सिद्ध हो जाती है? सप्तमी सिद्ध हो जाती है। 3652 इसको कैसे दर्शाओगे? तो 3652 का 3652 की संख्या है। समझाने का तरीका ये होता है अपना, ये 600 लिख दिया जाता है, ये 50 लिख दिया जाता है, ये 2। तो सबसे पहले छोटी संख्या का प्रयोग होगा। तो छोटी संख्या कितनी है? 2 और 50, यानी कि द्विवी 50 50 हो गई। ये कितने में अधिक है? ये 60 शतम, यानी कि द्विवी 50 52, ये कितने में अधिक है? 600 में। ये भी कितने में अधिक है? 3000 में। तो द्विवी 50 अधिकम 60 शतम अधिकम कितने हो गए? 30सहस्त्रम बराबर, ये राइट आंसर हो गया। अगला सवाल लेते हैं। सवाल 83 नंबर ये कहता है कि असत्यम चिनुत, असत्य का चयन करो। असत्य का चयन करना है तो 10 अरब को क्या कहते हैं? क्या 10 अरब को ब्रंद कहते हैं? तो 10 अरब को ब्रंद कहते हैं। अगला सवाल है कि 10 खरब को निखरब कहते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल कहते हैं। अगला सवाल है नील को शंकु कहते हैं? जी बिल्कुल कहते हैं। लेकिन 10,000 को आशंकु नहीं कहते, है ना? 10,000 को आशंकु नहीं कहते, अयुतम कहते हैं। क्या कहते हैं? अयुतम। अयुतम का मतलब होता है 10,000, इसलिए ये इसका असत्य उत्तर हो जाएगा, बराबर उत्तर हो जाएगा असत्यम चिनुत का। अगला सवाल है नमस्करोति देवान, यानी कि नमस्करोति देवान देवदत्त है। अब देखिएगा यहाँ पे नमः, ये नमः के योग में चतुर्थी पढ़ी जाती है। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वसट, योगाच आपने पढ़ा होगा। लेकिन सही मायने में आपको देखना है कि यहाँ पे देवान में विभक्ति पूछी जाती है। आपने पढ़ा होगा उपपद विभक्ते है कारक विभक्ति बलियसी। यदि कहीं एक ही वाक्य में उपपद विभक्ति और कारक विभक्ति दोनों एक साथ आ जाती हैं तो उपपद विभक्ति से बड़ी कौन होती है? कारक विभक्ति। क्योंकि विभक्ति कितने प्रकार की होती हैं? आपने जाना है कि विभक्ति 2 प्रकार की होती हैं। एक तो उपपद और दूसरी कौन सी होती है? कारक। और जब एक ही वाक्य में दोनों आ जाएं तो वहां पे ये उपपद छोटी होती है और कारक विभक्ति बड़ी होती है। अर्थात हम यहाँ पे नमः में चतुर्थी ना मान करके, क्योंकि दूसरा नियम भी कहता है अगर नमः के साथ, ये नहीं कि ये नमः क्री धातु के साथ आ जाए, तो यहाँ पे देवान में कौन सी सिद्ध हो रही है? द्वितीया। ये द्वितीया सिद्ध हो रही है, इसलिए यहाँ पे उपपद विभक्ति से बड़ी कौन सी होती है? कारक। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? कारक विभक्ति हो जाएगा। अगला सवाल है यदा गुणेषु दोष दर्शनम, यानी कि यदा मानी जब, गुणेषु मानी गुणों में, दोष दर्शनम जब गुणों में दोष दिखाई दे। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्या असूयार्था नाम यम प्रतीकोप है। इस सूत्र पढ़ा होगा क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्या असूयार्था नाम यम प्रतीकोप है। क्रुद्ध धातु, द्रुह धातु, ईर्ष्या धातु, असूय धातु। तो जो ये असूय शब्द होता है, असूय धातु होती है, इस असूय धातु का क्या अर्थ होता है? असूय। ये जो असूय धातु होती है, इस असूय धातु का शाब्दिक अर्थ होता है गुणेषु दोष दर्शनम। असूय का अर्थ होता है गुणों में दोष निकालना, और जब गुणों में दोष निकाला जाता है तो वहां पे कौन सी विभक्ति होती है? कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है, क्योंकि ये सूत्र चतुर्थी का काम करता है। कर्मवाच्य कर्ता भवति, कर्मवाच्य में कर्ता होता है। अच्छा, कर्मवाच्य का कर्ता हम जानते हैं, हम पिछले पेज पे ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ भी जगह नहीं है। कर्मवाच्य कर्ता भवति। अब कर्मवाच्य में कर्ता कैसे होता है? देखो अभी ये जान लेते हैं, ये तो जान लेते हैं कर्तृवाच्य, ये जान लेते हैं कर्मवाच्य, और ये जान लेते हैं भाववाच्य। ये वाच्य हो गए। अब आपको कुछ नहीं करना, इसमें 133 करना है, और ये तो क्या समझा देना है? कर्ता, और यहाँ पे क्या समझा देना है? कर्म। यानी कि 133 गुणा क्या समझा देना है? 21।
समझिएगा, कर्तृवाच्य का कर्ता प्रथमा में होता है, कर्मवाच्य का कर्ता तृतीया में होता है और भाववाच्य का कर्ता तृतीया में होता है। कर्तृवाच्य का कर्म द्वितीया में, कर्म वाच्य का कर्म प्रथमा में और भाववाच्य में कर्म होता ही नहीं है। सवाल क्या पूछा है? सवाल साधारण है कि कर्म वाच्य कर्ता भवति, कर्म वाच्य में कर्ता होता है। क्या आप देखकर बता पाएंगे कि कर्म वाच्य में कर्ता? तो कर्म वाच्य में कर्ता कौन सी विभक्ति में आ रहा है? तृतीया में। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर तृतीया विभक्ति हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न निकलता है कि खाली जगह सतम दंडयति। अब गर्गान, गर्गाणाम, गर्गाय या गर्गेबे उचित पदेन रिक्त स्थानम पूर्यत, उचित पद से रिक्त स्थान की पूर्ति की जाए। तो अब यहाँ पे दंडयति में कौन सी धातु आ गई? दंड धातु आ गई। तो आपने द्वितीया में पढ़ा होगा दुह, याच, पच, दंड, रुद, ची, प्रच्छ आदि आदि धातुएं पढ़ी होंगी। षोडश द्विकर्मक धातुअर्था नाम योगे द्वितीया भवति। 16 द्विकर्मक धातुओं के योग में द्वितीया होती है, द्विकर्मक धातु। तो बराबर यहाँ पे दंड धातु है, दंडयति में दंड धातु है, तो जहां दंड धातु आती है वहां द्वितीया विभक्ति होती है। इसलिए गर्गान में द्वितीय विभक्ति सिद्ध हो रही है, अतः यहाँ पे गर्गान इसका राइट आंसर माना जाए। अब अगला सवाल है कि अभिमुखीकरणम योगे विभक्ति भवति। अभिमुखीकरण, अभिमुखीकरण का मतलब है आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ा होगा संबोधने च। अब ये संबोधने च ये कहता है कि संबोधन जो कारक होता है वो कारक तो होता नहीं है, पढ़ा कहाँ जाता है? पढ़ा जाता है प्रथमा में, कर्ता कारक में पढ़ा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि संबोधने च सूत्र ये कहता है कि भो कृष्ण है इतः आगच्छ, क्योंकि आपका मुंह कृष्ण की तरफ है और कृष्ण का मुंह आपकी तरफ है। जब आमने सामने मुंह करके बात की जाती है तो बराबर उसे कहते हैं संस्कृत में अभिमुखीकरण। और ये कौन से सूत्र से सिद्ध होती है? संबोधने च से, संबोधने च सूत्र से सिद्ध होती है। इसकी हिंदी है संबोधने च की, तो बराबर यहाँ पे कौन सी विभक्ति सिद्ध हो जाएगी? प्रथमा विभक्ति सिद्ध हो जाएगी। अगला सवाल जानते हैं। खाली जगह साकम सीता वनम अगच्छत। इनमें ऐसा कोई शब्द भरो रामाय, रामात, रामस्य, रामेण में से कि साकम मानी साथ, सीता वनम अगच्छत सीता वन को गई। तो आपने एक नियम पढ़ा होगा सह साकम समम सार्धम, सह साकम समम और ये सार्धम है ना, सह युक्ते, सह साकम समम सार्धम। एक सूत्र पढ़ा होगा सह युक्ते अप्रधानम, सह युक्ते अप्रधानम, यानी कि साधारण रूप में समझना है कि जहां सह साकम समम सार्धम आ जाए वह कौन सी वर्णी होती है? तृतीया। यहाँ कौन आ गया? साकम, तो साकम के कारण यहाँ कौन आ जाएगी? रामेण, रामेण में क्या है? तृतीया। जटा भी तापस है, जटा भी, अब ये जटा भी तापस है। आपने एक सूत्र जाना होगा इत्थम भूत लक्षणे, इत्थम भूत लक्षणे ये जाना है। अब ये इत्थम भूत लक्षण आपसे ये कहता है जब किसी प्राणी में किसी भी प्रकार का कोई लक्षण प्रतीत होता है तो उस लक्षणवाची शब्द में, जैसे डंडे से ग्वाला प्रतीत होता है ना, खाकी कपड़े पहन करके पुलिस वाला प्रतीत होता है, जटाओं से तपस्वी प्रतीत होता है, पुस्तकों से छात्र प्रतीत होता है। तो यहाँ पे ये तपस्वी प्रतीत हो रहा है किससे? जटाओं से। तो जटा भी में वैसे भी ध्यान रखना क्या लगा हुआ है? भी की और विसर्ग लगा है ना। तो यहाँ पे भी, ये भी क्या लगा हुआ है? विसर्ग। और जिस शब्द में भी विसर्ग आता है वहां तृतीया का कौन सा वचन होता है? बहुवचन। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तृतीया।